हाय आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे महाराष्ट्र बोर्ड का 2023 का फिजिक्स का सारा पेपर। हम यहाँ पर सारी चीजें, सारे न्यूमेरिकल्स, थ्योरी पार्ट जो भी है सबके ऊपर हम सॉल्व करते जाएंगे। पूरा का पूरा फिजिक्स का पार्ट जो भी है हम यहाँ पर कवर करते जाएंगे। बिना देरी के करते हैं आज के इस सेशन को स्टार्ट। जिन लोगों को भी डर है न्यूमेरिकल्स का, काफी कमेंट्स वही आती हैं, सर फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स की तैयारी कैसे करें, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स कैसे करें, कहां से करें, वगैरह वगैरह सब आपका धीरे धीरे जैसे सॉल्व करते जाएंगे आपको समझ जाएगा कि सोर्स ऑफ क्वेश्चंस क्या होता है। चलिए डिस्कस करते हैं पहले पहले एमसीक्यूज का पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ओके, एंड d इज द डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, मीन फ्री पाथ इज। डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है। क्या पूछा है यहाँ पर? डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाता है करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाता है यहाँ पर? हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाता है करेक्ट ऑप्शन। डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारी। फॉर्मूला को याद करने का तरीका कैसा है? याद करने का तरीका है मतलब ऑप्शंस में से सही इमीडिएटली पहचानने का तरीका कैसा है? सिर्फ √2 होता है, ओके। बाकी सारे टर्म्स रूट के बाहर होते हैं, सो सिर्फ √2 एक ही फॉर्मूला में। फर्दर मोर हमारा मॉलिक्यूल 2 डायमेंशनल होता है, सो डायमीटर का स्क्वायर होता है, सो डायमीटर का स्क्वायर इसी फॉर्मूला में है। बाकी इसमें है तो इसमें √2 नहीं है, तो इस तरीके से आप आसानी से फॉर्मूला को पहचान सकते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किससे बारे में बात करता है? सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बात करता है एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। बूलियन एक्सप्रेशन किसका है? सो ए और बी होते हैं हमारे इनपुट्स, ओके, वाई होता है हमारा आउटपुट। जब भी हम कोई गेट बनाते हैं, सो गेट में हम ऐसे दो इनपुट डालते हैं और उस प्रकार से यहां पर हम एक आउटपुट डालते हैं, आउटपुट निकालते हैं। सो ए और बी हमारे इनपुट के तरीके से जाते हैं और हमको यहां पर आउटपुट जो मिलता है उसको हम ऐसे वाई लेटर से संबोधित करते हैं। सो एंड गेट का आउटपुट हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से। एंड गेट का किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से। और गेट का किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं प्लस से। सो y इज इक्वल टू दी a प्लस बी अगर होता सो एक्सप्रेशन होता मेरे और गेट का, बट यहां पर नेगेशन है। क्या है यहां पर? नेगेशन है। सो और का नेगेशन क्या होगा? सो और का नेगेशन हो जाएगा नॉर। ऑप्शन नंबर सी बिकम्स द करेक्ट ऑप्शन। The property of light which remains unchanged when it travels from one medium to another medium, पूरे वेव का इतिहास है। अगर आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम जा रहे हो सारी चीज बदलती है। वेलोसिटी इज इक्वल टू डी होता है हमारा v इज इक्वल टू डी एन लैम्डा। सो हमारा v बदलता है, हमारा लैम्डा बदलता है, बट हमारी फ्रीक्वेंसी n हमेशा कांस्टेंट होता है जब भी हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं। सो यहां पर ऑप्शन नंबर डी फ्रीक्वेंसी हो जाता है हमारा करेक्ट आंसर। एक कॉन्सेप्ट आता है डॉपलर इफेक्ट, ओके। सो डॉपलर इफेक्ट में हम कंसीडर करते हैं कि हमारी फ्रीक्वेंसी बदल रही है, बट तभी भी फ्रीक्वेंसी बदलती नहीं है। इस वजह से हम डॉपलर इफेक्ट में फ्रीक्वेंसी को कहते हैं एपेरेंट फ्रीक्वेंसी, जिसका मतलब होता है हमें लग रहा है कि फ्रीक्वेंसी बदली, बट वास्तव में नहीं बदलती है। डिस्कस करते हैं यहां पर सम। पहला सम है, इफ द सर्कुलर कॉइल ऑफ n टर्न्स, टर्न्स कितने हैं यहां पर? सो उसको करने के लिए हमें थोड़ी सी स्पेस लगेगी। सो यहां पर हम नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। सो सर्कुलर कॉइल में है यहां पर हमारे पास n 100 के बराबर है। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर के बराबर है। सो एरिया कितना है इसका? यहां से 1 मीटर स्क्वायर के बराबर। विथ इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब मेजॉरिटी लोग मिस्टेक क्या करते हैं? परपेंडिकुलर दिया है, सो टीटा इज इक्वल टू 90 अज्यूम करते हैं, पर हमेशा याद रखना टीटा किसके बीच का दिया है वो तो देखो। हो सकता है टीटा 90 हो, मैं नहीं बोल रहा हूं टीटा 90 है नहीं है, मैं बोल रहा हूं कभी भी देखने का कि एंगल किसके बीच का 90 यहां पर दिया गया है। सो यहां पर क्या बोला है? जो सर्कुलर कॉइल है ना, उसको कैसे रखा गया है? उसको रखा गया है इज केप्ट विथ इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, तो मैं क्या कर देता हूं? पहले तो मैं एक मैग्नेटिक फील्ड बना देता हूं। क्या कर देता हूं? पहले तो मैं मैग्नेटिक फील्ड बना देता हूं। लेट अस अज्यूम मेरी मैग्नेटिक फील्ड का यहां पर कुछ ऐसा डायरेक्शन है।
अब सर्कुलर कॉइल को कैसे रखना है? सर्कुलर कॉइल को मुझे रखना है ऐसे रखना है जैसे उसका प्लेन परपेंडिकुलर हो, मतलब मेरे जो सर्कल का प्लेन है वो क्या हो, मेरे सर्कल का प्लेन मेरा परपेंडिकुलर हो। तो बोलो कैसे रख सकता हूं? अभी दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो कॉइल को मैं ऐसे रख सकता हूं, या तो कॉइल को मैं ऐसे रख सकता हूं। बोलो एग्री करते हो क्या? है ना, दो ही पॉसिबिलिटीज है, या तो कॉइल वैसा रख सकता हूं या तो कॉइल ऐसा रख सकता हूं। अब इसमें क्या है, ओके अगर मैं ध्यान से देखूं इसमें क्या है, सो इसमें मेरा प्लेन परपेंडिकुलर है, राइट, है ना। इसमें क्या है, इसमें मेरा प्लेन, सॉरी इसमें क्या है, इसमें मेरा जो प्लेन है पैरेलल जा रहा है, राइट। ये सर्कुलर कॉइल का प्लेन क्या है, प्लेन पैरेलल है। अभी कोई बोलेगा सर ऐसे कैसे, तो एग्जांपल तौर पे ये सर्कुलर कॉइल मेरे हाथ पे पड़ा है ना। सर्कुलर कॉइल कहां पड़ा है, मेरे हाथ पे पड़ा है। सो अगर ये मेरे हाथ पे पड़ा है, सो मेरा हाथ एक प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर ये सर्कुलर कॉइल पड़ा है। ओके तो ये तो पैरेलल हो गया मैग्नेटिक फील्ड को। इसका मतलब मेरा सर्कुलर कॉइल कैसा है, इसका मतलब मेरा सर्कुलर कॉइल ऐसे पड़ा है, मेरा हाथ ऐसा है और मैंने सर्कुलर कॉइल को ऐसे रखा है, बिकॉज तभी वो मैग्नेटिक फील्ड से यहां पे 90 डिग्री का एंगल बना सकता है। क्या कर सकता है, 90 डिग्री का एंगल बना सकता है। तो विजुअलाइजेशन यहां पर हल्की सी लगी। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड दिया है, पूछ रहे हैं फ्लक्स कितना है। सो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है BA cos ऑफ थीटा के बराबर। कॉस थीटा किसके बीच में होता है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच में होता है। एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अगर आपने मेरा कोई भी लेक्चर कौन से भी साल का देखा हो, हमेशा मैं कहता हूं एरिया वेक्टर इज ऑलवेज आउटवर्ड्स नॉर्मल। आउटवर्ड्स नॉर्मल का मतलब क्या होता है, या तो यहां की तरफ होगा या तो यहां की तरफ होगा। इसका मतलब है एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है, राइट। दोनों के बीच का जो एंगल है, पैरेलल या एंटी पैरेलल बोलो, और कॉस एंटी पैरेलल या पैरेलल का आंसर क्या होता है, कॉस ऑफ 0 होता है हमारा 1 के बराबर। क्या होता है, कॉस ऑफ 0 यहां पर होता है 1 के बराबर। सो बी कितना है, बी है मेरा 1 के बराबर। मैग्नेटिक एरिया कितनी है, एरिया भी है मेरी यहां से 1 के बराबर। सो आंसर हो जाएगा 1 के बराबर। सो ये होगा फ्लक्स मेरा एक कॉइल के थ्रू। जब भी नंबर ऑफ टर्न्स गिवन होते हैं सो हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं n से। सो n से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 100 के बराबर। ऑप्शन नंबर सी बिकम्स द करेक्ट ऑप्शन। तो कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स प्लेन और उसके बीच में। सो कभी भी इमेजिन थोड़ा सा करके देखना कि प्लेन के बारे में बोला है कि सीधा एंगल दिया है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी यहां पर ये मैंने प्लेन के बारे में लिखा था, प्लेन पैरेलल, ओके, और यही मैंने प्लेन के बारे में लिखा है, प्लेन परपेंडिकुलर। सो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आपको होगा शुरू में, बट धीरे धीरे चीजें समझ में भी आ जाती है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल ऑफ कांटेक्ट, बताना है वेट्स कब होगा। सो सरफेस टेंशन का अगर आपने कोई भी लेक्चर वन शॉट देखा हो, सो मैं हमेशा कहता हूं दो प्रकार की लिक्विड होती है। एक प्रकार की लिक्विड होती है जो अक्यूट एंगल बनाती है। कैसा एंगल बनाती है, अक्यूट एंगल बनाती है। अक्यूट एंगल बनाती है एक, और दूसरी लिक्विड्स ऑब्ट्यूज एंगल बनाती है। सो जो भी लिक्विड्स ऑब्ट्यूज एंगल बनाती है ना, वो जमीन पे बहुत कम लाए करती हैं। जैसे मर्क्यूरी का अगर मैं आपको डायग्राम बना दूं, सो मर्क्यूरी ना अब जमीन पे बहुत कम लाए करती है, मैक्सिमम पोर्शन उसका बाहर लाए करता है। मैक्सिमम पोर्शन कहां लाए करता है, बाहर लाए करता है। और वास्तव में हम देखते हैं कि मर्क्यूरी कभी भी सरफेस को गीला नहीं करती है। जैसे रेनकोट पे हमारा पानी गिरता है, सो रेनकोट गीला नहीं होता है, पानी हमारा खुद ही स्लिप हो जाता है। ओके सो जो भी लिक्विड्स का ऑब्ट्यूज एंगल होता है वो कभी भी सरफेस को वेट नहीं करती हैं। जो भी लिक्विड्स का अक्यूट एंगल होता है, जैसे ये अक्यूट एंगल है, तो सारी की सारी लिक्विड सो गई है मेरे पानी के सरफेस पे, तो हम कहते हैं इसको प्यार है सरफेस से। इसको हम एक वर्ड भी होता है फिजिक्स में लव के लिए, सो हम इसको लविंग नेचर, कैसे इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, वैसा एक वर्ड भी होता है, बट वो महाराष्ट्र बोर्ड में वैसे भी नहीं है, सो इग्नोर कर सकते हैं। सो बेसिकली ये वाली लिक्विड हमारी वेट करती है सरफेस को। सो 90 डिग्री से कम यानी वेट्स द सरफेस, 90 डिग्री से ज्यादा यानी हमारा डज नॉट वेट द सरफेस। तो बेसिकली यहां पर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरे हिसाब से कंप्लीटली वेट्स द सरफेस। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यहां से करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आते हैं डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। एलईडी एमिट कर रही है विजिबल लाइट। सो एलईडी कब विजिबल लाइट एमिट करेगी, यहां पर पूछा गया है। मुझे एक बात तो बताना, एलईडी कैसा काम करता है। सो एलईडी का अगर आपको ग्राफ पता हो, सो एलईडी का ग्राफ हमारे पास कुछ इस प्रकार से आता है, और ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है हमारे फॉरवर्ड बायस को। किसको रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है फॉरवर्ड बायस को।
रिवर्स बायस नहीं हो सकता, फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन रीजन कम हो जाता है, ये लोग कह रहे हैं। वाइड हो जाएगा, नहीं हो सकता। जंक्शन बिकम्स हॉट, गर्मी सर्दी का हमारे सिलेबस में JEE में होता है चर्चा, यहां पर चर्चा नहीं होता है। सो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स हमारे कंबाइन होते हैं। क्या होते हैं, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स हमारे कंबाइन होते हैं। जल्दी से 3 MCQs यहां पे खत्म करेंगे, फिर देखेंगे एनालिसिस। चलिए, सॉफ्ट आयरन का यूज करते हैं हम ट्रांसफार्मर के अंदर, उसका रीजन क्या है। चलिए, सो मैग्नेटिक मटेरियल्स में भी इसका पार्ट आता है। एक्चुअली इसका पार्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स में आता है। आप लोगों को लगेगा कि इसका पार्ट यहाँ पर इसमें है, आप लोगों को फील होगा कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में है, बट इसका पार्ट एक्चुअल में जो आ जाता है वो आ जाता है मैग्नेटिक मटेरियल्स में। सो सॉफ्ट आयरन को हम यूज करते हैं ट्रांसफार्मर में। इसका रीजन क्या है, सो इसका एक्चुअल रीजन होता है जो कभी भी फ्यूचर में आ सकता है, मैं लिख लेता हूं, काफी लोगों को हजम नहीं होगा। इसका एक्चुअल रीजन होता है उसकी परमिएबिलिटी हाई होती है। ओके, एक्चुअल रीजन क्या होता है, एक्चुअल रीजन होता है उसकी परमिएबिलिटी हाई होती है, वो परमिशन देता है। ओके, सॉफ्ट आयरन कोर क्या करता है, वो परमिशन देता है। सो फ्यूचर में कभी परमिएबिलिटी के टर्म्स में आए तो भी आपको पता होना चाहिए। सो हाई परमिएबिलिटी इज द वन रीजन। फर्दर मोर, हमें ट्रांसफार्मर में चाहिए कि मेरा फ्लक्स प्राइमरी कॉइल में बने, सेकेंडरी कॉइल में ट्रांसमिट हो। जब ट्रांसफार्मर बंद करूं, बंद हो जाए। मुझे कुछ परमानेंट मैग्नेट वैग्नेट नहीं बनाना है। सो अगर मुझे परमानेंट मैग्नेट बनाना होता है तो ऐसे सिचुएशंस में हमारा रिटेंशन ज्यादा होना चाहिए, राइट, है ना। जैसे मुझे टीचर बनना है, सो मेरा रिटेंशन ज्यादा होना चाहिए। ओके, मतलब मुझे फिजिक्स याद होनी चाहिए, हाई रिटेंशन होना चाहिए। सो ट्रांसफार्मर में हाई रिटेंशन नहीं चाहिए। सो जहां जहां हाई रिटेंशन है उसको कट कर दो। चलिए, सो उसका मतलब रिटेंशन क्या चाहिए, रिटेंशन हमें लो चाहिए। रिटेंशन क्या चाहिए, रिटेंशन हमें यहां पर लो चाहिए। चलिए, उसी प्रकार से कोएर्सिविटी, कोएर्सिविटी का क्या मतलब होता है, सो कोएर्सिविटी का मतलब होता है कि स्विच हो जाना, पोलैरिटीज चेंज हो जाना। ओके, कोएर्सिविटी अगर आपने हिस्टेरेसिस का ग्राफ देखा है तो हिस्टेरेसिस के ग्राफ में हम क्या करते हैं, हम ऐसा कुछ ग्राफ मिलता है, राइट, है ना। सो यहां वाला साइड जो होता है वाई एक्स एक्सिस का जो ये वाला भाग होता है, इसको हम कहते हैं कोएर्सिविटी। कोएर्सिविटी का मतलब होता है प्लस H मैग्नेटिक फील्ड से माइनस H मैग्नेटिक फील्ड पे चले जाना। ओके, यानी हमारे पोलैरिटी ही चेंज हो जाएगी। जो मेरे मैग्नेट है, अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं, सो पहले मेरे मैग्नेटिक पोल्स ऐसे थे, नॉर्थ एंड साउथ, फिर उनकी पोलैरिटी हो गई साउथ एंड नॉर्थ। बोलो ऐसा चाहिए क्या हमें? कम ऑन, पोलैरिटी चेंज करते रहना है क्या मैग्नेट का? नहीं 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 नहीं। सो बेसिकली मटेरियल कैसा होना चाहिए, हाईली कोहेरेसिव होना चाहिए। मतलब अगर उसको मुझे पोल्स चेंज करने हैं तो मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगे, हाई वैल्यूज मुझे लगे। ओके, लो कोहेरेसिविटी का मतलब है कि छोटा सा ही तुम H में चेंज लाओगे, पोल्स तुम्हारे रिवर्स पोलैरिटी के हो जाएंगे, बट हमें वैसा नहीं चाहिए। सो ऑप्शन नंबर डी बिकम्स द करेक्ट ऑप्शन। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यहां पर दिया गया है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा? तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमारा होता है EV0 के बराबर। कितना दिया है काइनेटिक एनर्जी? दिया है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। हाँ, मेरे हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो जाएगी कैंसिल। 2 वोल्ट इज द करेक्ट ऑप्शन नजर आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी बिकम्स द करेक्ट ऑप्शन। रेडियस का रिलेशन दिया गया है। सो रेडियस का रिलेशन यहां पर दिया गया है ऑर्बिट के टर्म्स में, हमें उसको आंसर निकालना है। सो द रेडियस ऑफ द 8th ऑर्बिट इन द हाइड्रोजन एटम। याद रखना, हमारे जितने भी रिलेशंस हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई में, हमारे हाइड्रोजन एटम के पर्सपेक्टिव में है। अगर दूसरा कोई भी एटम सिलेबस में आता है तो आपको Z का यूज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको Z का यूज करना पड़ेगा। चलिए, सो 4th ऑर्बिट और 8th ऑर्बिट को क्या करना है, हमें यहां पे कंपेयर करना है। चलिए, सो रेडियस इज इक्वल्स टू दी बोर्स रेडियस, जिसको हम कहते हैं A टाइम्स ऑफ होता है n² फॉर्मूला। 4th ऑर्बिट के लिए हो जाएगा R4 इज इक्वल्स टू दी A, यहां पर मिलेगा 16। 8th ऑर्बिट के लिए हो जाएगा यहां से R8 इज इक्वल्स टू दी A। 8 का स्क्वायर कितना होगा? 8 का स्क्वायर हो जाएगा यहां से मेरा 64 के बराबर। A कैंसिल, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, 16 4 जा 64, यहां पर मुझे मिलेगा, ये मिल जाएगा मुझे 4 के बराबर। सो बेसिकली 4 अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? R8 इज इक्वल्स टू दी 4 टाइम्स ऑफ मुझे यहां पर मिलेगा। सो ऑप्शन नंबर बी बिकम्स द यहां पर करेक्ट ऑप्शन।
सो अगर एमसीक्यूज का मैं एनालिसिस करूं, सो 10 एमसीक्यूज में से मैं आपको बताऊं ये बहुत ज्यादा इजी लगा मुझे, ये बहुत ज्यादा इजी लगा ओरल, ये भी ओरल बहुत ज्यादा इजी लगा, ये भी मुझे बहुत ज्यादा इजी लगा, ये 4 मुझे बहुत ज्यादा इजी लगे। ठीक है, इसमें छोटा सा ट्रिक था जहां पर आधे लोग आउट हो जाते हैं परपेंडिकुलर वाले केस में, है ना, थोड़ा सा ऐसा ट्रिक है, बट उन्होंने आपकी इज्जत भी बचाई है। इज्जत कैसे बचाई है? आपकी आंसर में 0 नहीं दिया है ना। अगर आप cos 90 लो, अगर कोई घाई घाई में है cos 90 ले ले, सो cos 90 0 होगा। सो इन्होंने तुम्हारा रिस्पेक्ट रखा है महाराष्ट्र बोर्ड वालों ने, उनको पता है 0 डालेंगे लोग 0 टिक करेंगे, तो इन्होंने तुमको डिफेंड भी किया है। ओके, सो इन्होंने वो चीज रखी है, बट ठीक है। 4 एमसीक्यू इजी, 5th थियोरेटिकल बेस्ड, 5 एमसीक्यू इजी, 6th एमसीक्यू इजी लगा मुझे, ये कॉन्सेप्चुअल है, इतना लोगों को पता नहीं होता है, ये मुझे इजी लगा 7th एमसीक्यू, और ये भी काफी आसान ही था। तो मतलब मेरे हिसाब से 7 एमसीक्यूज काफी ज्यादा आसान थे। ओके, तो 70% एमसीक्यूज काफी ज्यादा इजी थे। अब स्टूडेंट्स बोलते हैं सर एमसीक्यूज कहां से प्रिपरेशन करें? आप एक काम करो ना, आप सारे फिजिक्स के एमसीक्यूज एक वीडियो में डाल दो। मैं आपको बता दूं, एमसीक्यूज कभी भी प्रिपेयर नहीं किए जा सकते हैं। जो आपका फिजिक्स का ज्ञान है ना, वही पूछा जाएगा। उसमें कुछ वो नहीं होता है कि एमसीक्यू के लिए ये बुक कर दिया, एमसीक्यूज हो गए, वो कर दिया, हो गए। हमने जो मुझे पता था नॉलेज, जो आपको मैंने बताया है वीडियोस में नॉलेज, उसके बेसिस पे ही चिल मोड में हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त किया। चलिए उसी प्रकार से डिस्कस करते हैं यहाँ पर अब सेक्शन नंबर हमारा 2। चलिए सो डिस्कस करते हैं यहां पर अभी हम क्वेश्चन नंबर 2। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस फॉर एन आइडियल वोल्टमीटर? वोल्टमीटर का काम होता है वोल्टेज को मेजर करना। वोल्टेज मेजर की जाती है जब हम वोल्टमीटर को पैरेलल में कनेक्ट करें, जब हम क्या करें, पैरेलल में कनेक्ट करें। एग्जाम्पल तौर पे आप कहीं मंदिर में या कहीं रिपब्लिक डे पे अपने स्कूल में गए हो, सो स्कूल में गए हो, रिपब्लिक डे है, सब लोग बढ़िया तरीके से रिपब्लिक डे मना रहे हैं। सो बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर रिपब्लिक डे मना रहे हैं, सो यहाँ पर बहुत धक्का धुक्की होगी, राइट, है ना। सब लोग लाइन में रुके हैं, लड़के लोग आपस में एक दूसरे को धक्का देंगे। अब तुमको क्या मेजर करना है? तुमको मेजर करना है कि कैसा धक्का मिल रहा है, राइट, पुश कितना है, पुश। सो पुश मेजर करने के लिए कभी भी तुम उनके साथ नहीं रुक सकते हो, तुमको कहीं ऊपर जाके रुकना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तुमको कहीं ऊपर जाके रुकना पड़ेगा, राइट, है ना। तुम ऊपर जाके रुकोगे तभी ही तुम धक्का मुक्की मेजर कर पाओगे कि कौन धक्का दे रहा है, कितना पुश है, क्या पुश है, तुम ऊपर जाके रुकोगे। अब एग्जाम्पल तौर पे यहाँ पे भीड़ बढ़ गई, है ना, और बिस्किट यहाँ पे मिल रहा है, जो टाइगर बिस्किट, पार्ले जी बिस्किट मिला करता है रिपब्लिक और इंडिपेंडेंस डे पे, वो यहाँ पर मिल रहा है। और एग्जाम्पल तौर पे यहाँ पे धक्का मुक्की बढ़ गई। सो ये लोग क्या कोशिश करेंगे? ये लोग कोशिश करेंगे कि यहां से आने का कोशिश करें, बट अगर ये लोग यहां घुस गए तो ऑब्वियस सी बात है तुमको भी पीटेंगे, है ना, तुमको थोड़ी बैठने देंगे, तुमको भी धक्के के साथ लेकर जाएंगे। सो बेसिकली यहाँ पर लॉजिक कैसा लगता है? यहाँ पर हमारा लॉजिक लगता है, हम लोग कहते हैं कि ये गेट बंद है। हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं ये गेट यहाँ पे बंद है, जिसका मतलब होता है रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है। क्या मतलब होता है? जिसका मतलब होता है रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है। सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। करंट का मतलब क्या होता है? करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। करंट का मतलब क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। सो हम लोग वोल्टेज कैसे मेजर करते हैं? हम लोग वोल्टेज मेजर करते हैं पैरेलल में रह के, राइट, है ना। सो वोल्टमीटर समझा क्या पैरेलल में क्यों लगता है? पैरेलल में क्यों लगता है वो भी बता दिया, बट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट क्यों होता है वो भी बता दिया। लोगों को फील नहीं होता है कि रेजिस्टेंस इनफाइनाइट का मतलब क्या है, बट वोल्टेज का आसान भाषा में मतलब क्या होता है? अगर मेरा लेक्चर कोई 10th स्टैंडर्ड का बच्चा देख रहा है, 9th स्टैंडर्ड का बच्चा देख रहा है, तो मैं कहता हूं वोल्टेज का मतलब होता है पुश प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स, और पुश मेजर किया जा सकता है ऊपर रह के। सो रेजिस्टेंस यहां पर क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट, बिकॉज रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं होगा सो वोल्टमीटर भी मार खाएगा। Value of force on a closed circuit in a magnetic field. So magnetic effects of electric current का सवाल है। फोर्स हमारा होता है 0 के बराबर, क्योंकि जितना अंदर फोर्स लगेगा उतना ही फोर्स बाहर जाएगा। क्लोज्ड सर्किट है। क्या है? क्लोज सर्किट है। सो एक डेरिवेशन है, डेरिवेशन नंबर 3rd, F इज इक्वल्स टू दी I इंटीग्रेशन ऑफ DL टाइम्स ऑफ B के बराबर। सो क्लोज्ड लूप में लिमिट्स वही डलेगी, यहां पर जो लिमिट डलेगी वहां पर भी वही लिमिट डलेगी, और मैथमेटिकल रूल है कि लिमिट्स अगर सेम है सो आंसर आपका 0 के बराबर होता है।
एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट ओवर अ कंप्लीट साइकिल, ये भी होगा 0 के बराबर, बिकॉज एसी साइकिल आधी देर पॉजिटिव होती है, सो हाफ देर नेगेटिव होती है, सो कुछ देर अगर वो +2 है, सो कुछ देर ऑब्वियस सी बात है वो -2 होगी। सो आंसर कितना मिलेगा? आंसर मिलेगा हमें यहां पर 0 के बराबर। An electron is accelerated through a potential difference of 100 volt. Calculate the de Broglie wavelength in nanometer. क्या करना है? कैलकुलेट करना है de Broglie wavelength हमें नैनोमीटर में। डायरेक्ट फॉर्मूला है और लकीली मैंने आपको नैनोमीटर का फॉर्मूला ही बताया है, राइट? मैं हमेशा वही बताता हूं, 1.128 नैनोमीटर अपॉन में हो जाता है यहां से रूट ऑफ वोल्टेज के बराबर। रूट ऑफ v कितना है? v कितना है? सो v यहां पर दिया गया है 100 के बराबर। 100 का रूट कितना होगा? 100 का रूट होगा 10 के बराबर। 10 डिवाइड में 10 है, क्या हो जाएगा? पॉइंट यहां पे शिफ्ट हो जाएगी, 0.1128 नैनोमीटर हो जाएगा यहां से मेरा करेक्ट आंसर। इफ फ्रिक्शन इज मेड 0 कैन अ व्हीकल मूव सेफली ऑन दिस रोड। मैं हमेशा बताता हूं फ्रिक्शन आपकी गर्लफ्रेंड का बेस्ट फ्रेंड है ना? अगर आपने कोई भी लेक्चर देखा है, सो फ्रिक्शन क्या है? गर्लफ्रेंड का बेस्ट फ्रेंड है तो भी दिक्कत है, नहीं है तो भी कहीं ना कहीं हल्की सी दिक्कत है, थोड़ा सा रहता है, वो भी ज्यादा डिस्कस उसके बारे में नहीं करेंगे। सो फ्रिक्शन है फ्लोर और मेरे बीच में, तभी मैं चल पा रहा हूं। अगर किसी ने केले का छिलका रख दिया, किसी ने बर्फ रख दी, तो फ्रिक्शन नहीं है, तभी हम गिर जाते हैं। ओके, सो फ्रिक्शन अगर आपने 0 कर दिया सो स्लिप हो जाएंगे। कई बार हम वीडियोस देखते हैं व्हाट्सएप पे के ऑयल था, रोड पे काफी ज्यादा ऑयल स्पिल हो गया था जिसकी वजह से गाड़ियां एक दूसरे को ठोकर मारती गई। सो वो सिचुएशंस में फ्रिक्शन हमारा 0 ही होता है। स्टेट द फॉर्मूला रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द पोटेंशियल ग्रेडियंट। मैं आपको बता दूं इंटेंसिटी शब्द काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है, हमेशा कंफ्यूज करता है, सम्स में भी कंफ्यूज करता है। मैग्नेटिक मटेरियल्स के सम्स में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहां पर क्रिएट होता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं आपका पढ़ाई में फोकस कितना है? ओके, और मैं आपसे पूछूं कि आप कितनी इंटेंसिटी से पढ़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं मैं एक ही चीज पूछना चाहता हूं तुमसे कि तुम्हारी पढ़ाई काट साट के चल कैसी रही है। सो यहां पर भी सेम ही लॉजिक लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट का ये लोग फॉर्मूला पूछ रहे हैं। जब हम लोग छोटे थे सो हम लोगों को ऐसा सिखाया गया था कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन जो डिस्टेंस होता है बिटवीन टू प्लेट्स, है ना, जो डिस्टेंस होता है डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी होती है पोटेंशियल डिफरेंस जो ये सेल प्रोवाइड कर रहा है, डिवाइडेड बाय जो डिस्टेंस है बिटवीन टू प्लेट्स। तो 9वीं कक्षा में हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड का इस फॉर्मूला से पढ़ाई शुरू हुई थी। क्या हुई थी? इस फॉर्मूला से हमारी पढ़ाई शुरू हुई थी। बट अभी हम बड़े हो चुके हैं, आज के जमाने में हम लोग वेक्टर्स पढ़ते हैं। सो वेक्टोरियली ये फॉर्मूला बन जाती है E = dv अपॉन में dx के बराबर, जहां पर सारे टर्म्स का मतलब हमारा वही है, सारे टर्म्स का मीनिंग क्या है? वही है। सो अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमको ये वाला फॉर्मूला लिखना है -dv/dx। अगर आपने मेरा वन शॉट देखा है सो मैं हमेशा उसमें लिखता हूं द मोस्ट अंडररेटेड फॉर्मूला। देखो अंडररेटेड फॉर्मूला ही पूछी गई है क्योंकि वो किसी को याद भी नहीं होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम शुरुआत के टॉपिक्स पे फोकस करते हैं, आगे का सब भूल ही जाते हैं। Calculate the velocity of a particle performing SHM after 1 second. Its displacement is given by this equation. So equation क्या है? इक्वेशन है x = phi. So लिख लेता हूं x = phi. देखो मुझे पेपर इजी लग रहा है, अब आप बोलोगे हाँ भाई तुमको इजी ही लगेगा, बट सच्ची बोल रहा हूं, इससे हार्ड बोर्ड एग्जाम्स के पेपर मैं देख चुका हूं। ओके, सो मैं अनबायस रिव्यू देता हूं कभी भी। अभी तक तो मुझे इजी लग रहा है, अभी तक मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि अरे ये आ गया, अरे वो आ गया। ठीक है, चलिए। वेलोसिटी निकालनी है जब समय है 1 सेकंड के बराबर। सबसे पहली बात मुझे बताओ, वेलोसिटी की हम लोगों को कौन सी फॉर्मूला पता है? सो वेलोसिटी की हम लोगों को फॉर्मूला पता होती है ओमेगा √a² - x² के बराबर। अब ये फॉर्मूला में क्या है? ये फॉर्मूला में यहां पर समय नहीं दिया गया है। ये फॉर्मूला में क्या है? ये फॉर्मूला में टाइम मेंशन्ड ही नहीं है। सो ऑब्वियस सी बात है ये वाली फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? सीधा उसका डेरिवेटिव लगाएंगे, सीधा क्या कर देंगे? उसका हम लोग यहां से डेरिवेटिव निकाल लेंगे। चलिए, सो यहां पर ये इक्वेशन को कंपेयर कर सकता हूं x = a sin of omega t से। सो वहां से मुझे ओमेगा मिलेगा π/3 के बराबर।
हाँ, डेरिवेटिव क्या मिलेगा? सो ए वैसे का वैसा रहेगा, साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, ओमेगा टी पे चेन रूल लगेगा, वापस उसका डेरिवेटिव आ जाएगा यहां से ओमेगा के बराबर। चलिए, एम्पलीट्यूड कितना है? फाई के बराबर, ओमेगा कितना है? पाई बाय 3 के बराबर, ओमेगा कितना है? पाई बाय 3 के बराबर, समय कितना है? 1 के बराबर। सो बेसिकली cos 60 कितना होता है? cos 60 होता है यहां से हाफ के बराबर। सो बेसिकली यहां से आंसर आ जाएगा 5 पाई बाय 6 के बराबर। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा 5 पाई बाय 6 के बराबर। चाहो फर्दर सॉल्व कर सकते हो, चाहो फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते हो, तुम्हारी पर्सनल चॉइस है। पाई की वैल्यू होती है 3.14 के बराबर, राइट। सो मेरे हिसाब से कोई बिग डील नहीं होगा अगर आप सॉल्व करते भी हो तो, रैंडमली बिना लॉगबुक के आसानी से सॉल्व ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद ये छुप सा गया है थोड़ा सा, तो मुझे याद है बोर मैग्नेट्रॉन का क्वेश्चन है, राइट द मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर द बोर्स मैग्नेट्रॉन। सो बोर्स मैग्नेट्रॉन वाली क्या करनी है हमें? मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखनी। मैग्नेटिक मटेरियल्स में हमारी 4 फॉर्मूलाज डिराइव होती हैं। क्या होती हैं? मैग्नेटिक मटेरियल्स में हमारी 4 फॉर्मूलाज डिराइव होती हैं, जिसमें से एक फॉर्मूला होती है गायरोमैग्नेटिक रेशियो वाली, राइट। ये फॉर्मूला गायरोमैग्नेटिक रेशियो वाली होती है। फिर हम लोग बोलते हैं कि एंगुलर मोमेंटम में फिजिक्स में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है बोर ने, है ना। एंगुलर मोमेंटम में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किसने किया है फिजिक्स में? तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है बोर ने। बोर ने क्या कहा था? बोर ने कहा था एल होता है हमारा NH/2 पाई के बराबर। क्या होता है? NH अपॉन में 2 पाई के बराबर। दैट्स इट। n को अलग रखो, बाकी सारे टर्म्स एक साथ रख दो, यही हो जाता है आपका बोर्स मैग्नेट्रॉन के टर्म्स में फॉर्मूला। यही जो टर्म है, इसी ब्रैकेट को हम क्या कहते हैं? इसी ब्रैकेट को हम कहते हैं बोर्स मैग्नेट्रॉन। क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं बोर्स मैग्नेट्रॉन। ओके, चलिए। सो मेरे हिसाब से अगर यहां पर मैं आपको बताऊं स्टैटिस्टिक्स, तो देखो सारे क्वेश्चंस बेसिक्स हैं। ओके, अभी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस फॉर एन आइडियल वोल्ट मीटर किधर भी किताब में लिखा हुआ नहीं है, बिकॉज 9th एंड 10th का है। बट अगर बेसिक्स आप देखते हो, वन शॉट मेरा कोई भी देखो, हमेशा मैं बताता हूं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स ऑन अ क्लोज सर्किट? डायरेक्ट वैल्यू पूछा गया है, डेरिवेशन का रिजल्ट पूछा गया है, इजी है। एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर अ कंप्लीट साइकिल, एसी सर्किट्स की शुरुआत ही इससे होती है, इजी है। 3 क्वेश्चंस मुझे बहुत इजी लगे। ऑब्वियस सी बात है, इस सम को आप हार्ड किसी भी एंगल से कह नहीं सकते हो, तो ये 4 क्वेश्चंस भी मुझे काफी आसान लगे। फ्रिक्शन वाला पार्ट भी कॉमन सेंस बेस्ड है, मुझे 5वां भी आसान लगा। ये लोग पढ़ते नहीं है, ओके, ये वाला पार्ट लोग पढ़ते नहीं है, तो ये काफी लोगों को क्लिक नहीं होगा। उसके बाद फॉर्मूला, ये भी बोर्स मैग्नेट्रॉन में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जो कि पर्सनल प्रॉब्लम है। मैंने तो आपको दिखाया, देखो मुझे आप सोच के देखो, मैं अपना एक बता रहा हूं, तारीफ नहीं कर रहा हूं, एक वे बता रहा हूं। मैं 11th स्टैंडर्ड फिजिक्स, ऑब्वियसली 9th 10th कंसीडर कर ही लो साथ में, 11th स्टैंडर्ड फिजिक्स, 12th स्टैंडर्ड फिजिक्स, MHT CET फिजिक्स, इंजीनियरिंग फिजिक्स मुंबई यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग फिजिक्स पुणे यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग फिजिक्स मुंबई यूनिवर्सिटी SEM 2, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स मुंबई यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पुणे यूनिवर्सिटी। उसके बाद है एक और सब्जेक्ट है जिसका नाम अभी नहीं लूंगा, कुछ टाइम बाद रिवील करेंगे। इतने सारे फिजिक्स की फॉर्मूलाज मुझे कैसे याद है? कभी सोच के देखो ना, कम ऑन। तो मैंने सब फॉर्मूलाज को समझा है, ओके, रट्टा नहीं मारा है। अभी जैसे मैंने आपको बोला नहीं, ये मुझे नहीं याद रहती है, बिंदास बोला मैंने। क्या कितना मिनट लगा डिराइव करने में? कम ऑन, 20 सेकंड में डिराइव किया है, ओके। तो समझोगे ना जब, तो ताकत नहीं लगानी पड़ेगी याद करने में, ओके। नहीं समझा हुआ है, रट्टा मारना पड़ेगा। रट्टा लिमिटेड मार सकते हो फर्स्ट थिंग, और भूल जाओगे सेकंड थिंग। इस वजह से आप लोग कहते हो सर फिजिक्स का फॉर्मूला याद नहीं रहता, फिजिक्स का ये समझता नहीं, फिजिक्स का वो समझता नहीं। चलिए डिस्कस करते हैं यहाँ पर अभी हम हमारा सेक्शन बी। क्या डिस्कस करते हैं? डिस्कस करते हैं यहाँ पर हम हमारा सेक्शन बी। ओके, सो सेक्शन बी हमारा 2 मार्क का एक एक क्वेश्चन होगा। आई होप विजिबल है, राइट, है ना, अच्छा खासा विजिबल है। थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, नहीं तो भी चलेगा। चलिए डिस्कस करते हैं यहाँ पर अभी हम सेक्शन बी। चलिए, सो सेक्शन बी में 2 मार्क्स ईच, यानी 2-2 मार्क का एक एक क्वेश्चन है। चलो स्टार्ट करते हैं इसको भी हम यहाँ पर करना। सो यहाँ पर थियरी अब बढ़ते जाएगा, सो मैं आपको फिजिक्स बताते जाऊंगा, तो आप रिकॉल करके अपने हिसाब से जैसे लिख सकें। पहले बोला है विस्कोसिटी,
है ना, उसका फॉर्मूला बताओ, इसका यूनिट बताओ, डिफाइन करो विस्कोसिटी क्या होती है। सो विस्कोसिटी का हमारा लॉजिक कैसा होता है, हम लोग कहते हैं जो विस्कस फोर्स है, डेरिवेशन का शुरुआत होता है विस्कस फोर्स से। विस्कस फोर्स हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट को, यानी जैसे जैसे हम किनारे से दूर चलते जाते हैं, अगर आपको याद हो थियरी, तो हमारी वेलोसिटी बढ़ती जाती है। सो विस्कस फोर्स का हमारा प्रोपोर्शनलिटी होता है अपने वेलोसिटी ग्रेडियंट से। फिर हम कहते हैं विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, क्योंकि अगर मैं मेरे घर पे एक बाल्टी से दूसरे बाल्टी में पानी शिफ्ट कर रहा हूं तो विस्कस फोर्स अलग होगा। मैं नदी के किनारे की बात कर रहा हूं तो विस्कस फोर्स अलग होगा। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है, आता है कांस्टेंट। जो कांस्टेंट आता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं विस्कस फोर्स। क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये जो ईटा हमारा यहां पर पैदा हुआ है, ईटा का नाम ही क्या होता है, सो ईटा का नाम ही होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। एंड फाइनली आप लिख सकते हैं कि ईटा इज इक्वल टू होता है हमारा एफ अपॉन में एरिया टाइम्स ऑफ डीवी बाई डीएक्स के यहां से बराबर। सो ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन, ये हो गया हमारा यहां से फॉर्मूला। ये अभी इसके बेसिस पे आप लोग डिफाइन खुद से कर सकते हो। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। डिवाइड का मतलब होता है पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट। खत्म, ठीक है। चलिए डिफाइन हो गया, फॉर्मूला लिख लिया है। ओके, एसआई यूनिट, फोर्स का यूनिट होता है यहां पर न्यूटन। फोर्स किस में मेजर होता है, फोर्स मेजर होता है न्यूटन में। एरिया होता है मीटर स्क्वायर में। वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकेंड में, बरोबर। वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकेंड में, और डिस्प्लेसमेंट होता है अगेन मीटर में। सो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से मीटर मीटर हो जाएगा कैंसिल, यूनिट हो जाएगा न्यूटन सेकेंड टाइम्स ऑफ मीटर स्क्वायर। इसको आप पॉइजूल और वो सब चीजों में भी लिख सकते हो, बट अभी वो लिखूंगा ना फिर काफी लोगों का कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है। सो आप बेसिक पे ही पहले स्टिक रहो। ओके, उतना ही बेहतर है। ये भी यूनिट्स ही हैं, इसको रॉन्ग मार्क्स नहीं मिलेंगी, फुल मार्क्स ही मिलेंगे। Obtain an expression for magnetic induction of toroid of n turns about an axis passing through the center and perpendicular to its plane. Magnetic effect of electric current के end में एम्पियर्स लॉ के बाद हमारे दो डेरिवेशंस आते हैं, जिसमें से एक डेरिवेशन होता है सोलेनॉइड का, एक डेरिवेशन होता है हमारे टोरॉइड का। सो यहाँ पर टोरॉइड का पहले डायग्राम बनाना है, देन लिखना है मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला, एम्पियर्स लॉ लगाना है। यहाँ पे एम्पियर्स लॉ क्या कहता है, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू डी म्यू 0 टाइम्स ऑफ आई के बराबर। देन कैपिटल आई की वैल्यू लिखनी है। कैपिटल आई किसके बराबर है, कैपिटल आई यहाँ पर बराबर होता है हमारे एन एल के, है ना। एल तो यहाँ पर है नहीं, सो होता है यहाँ से एन टाइम्स ऑफ स्मॉल आई के बराबर, जहां पर स्मॉल आई है हर टर्न के थ्रू कितना करंट है। दैट्स इट, दोनों को इक्वेट करो, आंसर आपका आ जाता है म्यू 0 एन आई अपॉन में 2 पाई आर के बराबर, है ना। स्मॉल एन किसके, वो टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है, बेसिकली मैं बता देता हूँ। ओके, सो यहाँ से बी एल कॉस ऑफ 0 होगा, बिकॉज डायग्राम में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एंगल हमारा 0 डिग्री बनता है, एरिया भी वहीं जाती है, मैग्नेटिक फील्ड भी वहीं जाती है। सो यहाँ पर हमारे पास मिलता है बी एल इज इक्वल टू यहाँ से मिलता है म्यू 0 टाइम्स ऑफ मिलता है यहाँ से n टाइम्स ऑफ आई के बराबर। सो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से म्यू 0 टाइम्स ऑफ n आई अपॉन में यहाँ से लेंथ के बराबर। लेंथ कितनी होती है, सो होती है हमारी 2 पाई आर के बराबर। इसको ऐसे भी लिख सकते हो या दूसरे भी वेज होते हैं, बट ठीक है। चलिए, सो आई होप आपको समझ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, राइट, है ना। अभी हर एक चीज हम इतना डिराइव नहीं कर सकते, नहीं तो 5 घंटे लगेंगे, बिकॉज मैं बहुत बेसिक से जाता हूं हर चीज में। सो मैं आपको बताते जाता हूं क्या क्या एग्जाम में आपको लिखना है। चलिए, स्टेट एंड प्रूव प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो स्टेट एंड प्रूव, सो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, सो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पूछा है। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहता है जितना भी मोमेंट आपका बिफोर कोलिजन होता है, ओके, बिफोर कोलिजन तो नहीं कहना चाहिए बिकॉज लीनियर नहीं कह रहे हैं ये लोग, जितना भी मोमेंटम आपका पहले होता है उतना ही मोमेंटम आपका बाद में भी होता है। अर्थात कहने का मतलब हम कहते हैं I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू दी I2 ओमेगा 2 के बराबर होता है, इज इक्वल टू दी होता है हमारा कांस्टेंट के बराबर। तो ये हो जाता है इसका प्रिंसिपल, है ना, स्टेटमेंट हो जाता है ये, बट प्रूफ करना है। सो प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करने के लिए हमको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा एल का।
है ना। L किसके बराबर होता है, L बराबर होता है P इंटू आर के बराबर। सो पी आर का डेरिवेटिव लेंगे, फिर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर आपको पता होगा, टॉर्क के बराबर आता है। सर्कुलर मोशन का पेज खोल लो जल्दी से, है ना। सो यहाँ पर dl बाई dt किसके बराबर आता है, यहाँ पर हमारा टॉर्क के बराबर आता है। फिर हम कहते हैं यानी एक्सटर्नल टॉर्क 0 है तो हमारा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। क्या रहेगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है, उसका एक्सप्रेशन देना है। सो ये है कैपेसिटेंस C1, ये है कैपेसिटेंस यहाँ पे C2। सीरीज में क्या होता है, सीरीज में करंट सेम होता है। अगर आपके पास एक रेजिस्टिव सर्किट है तो सीरीज में क्या होता है, सीरीज में करंट सेम होता है। करंट सेम होने का मतलब कैपेसिटर्स में हो जाता है चार्जेस सेम होना, और वोल्टेज कभी भी यहां पर ऐड होता है। सो टोटल वोल्टेज हो जाएगा पहले कैपेसिटर का वोल्टेज प्लस सेकंड का वोल्टेज। कैपेसिटेंस की फॉर्मूला होती है Q डिवाइडेड बाय V। V इज इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर Q डिवाइडेड बाय C1, यहाँ पर हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय C नेट, यहाँ पर हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय C1, यहाँ पर हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय C2। Q Q Q कैंसिल, यही आपकी फॉर्मूला है। 1/C नेट इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। सो डेरिवेशंस आप मेरे साथ साथ टेक्स्ट बुक में देखते जाओ, ओके। सो आपको आइडिया मिलेगा, मैं बता रहा हूं, देखो कितना छोटा छोटा डेरिवेशन है, ओके। उधर भी डेरिवेटिव 0 लाना है, इधर भी आपको सिर्फ कैपेसिटेंस का फॉर्मूला 2 स्टेप में आ जाता है। एक्सप्लेन वाई, और इसमें से कोई 8 करने हैं खास बात क्या है, इसमें से कोई 8 करने हैं, ओके। 8 मेरे हिसाब से इधर ही हो जाएंगे हमारे। चलिए, हाउ विल यू कन्वर्ट अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर। ओके, एमीटर का पूरा डेरिवेशन आपको यहां पर करना है। क्या करोगे, गैल्वेनोमीटर लेंगे, नीचे से क्या लगाएंगे, नीचे से लगाएंगे यहां पर शंट। टोटल करंट आ रहा है आई में से यहां करंट चला गया IG, नीचे कितना जाएगा, नीचे जाएगा I माइनस IG के बराबर। पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में वोल्टेज हमारा कांस्टेंट होता है। सो V इज इक्वल होता है I इंटू आर के बराबर। नीचे करंट कितना जा रहा है, नीचे करंट जा रहा है कुछ ऐसा, राइट। सो शंट रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, हो जाता है यहां से IG टाइम्स ऑफ G अपॉन में I माइनस IG के यहां पर बराबर। सो ये एक फॉर्मूला मैंने डिराइव किया। अब ये 2 मार्क के लिए आया है। सो 2 मार्क के लिए आया है तो आप अगर इसमें थ्योरी लिखोगे ना, सो ये ऑटोमेटिकली 2 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है। काफी स्टूडेंट्स होते हैं उनको थ्योरी लिखने नहीं आता है। सो अगर आपको इनकेस थ्योरी लिखने नहीं आ रहा है और आपको फील आ रहा है कि भाई मैंने थ्योरी बहुत कम लिखा है, सो उसका दूसरा फॉर्मूला भी डिराइव कर दो, ओके। बट थ्योरी आपको लिखना पड़ेगा। एक चीज याद रखो, फिजिक्स का पेपर लगना चाहिए, फिजिक्स का पेपर है, ओके। कई लोगों का फिजिक्स का पेपर हम लेते हैं, ऐसा लगता है मैथ्स का आंसर शीट आ गया है। इंग्लिश बीच बीच में लिखी होनी चाहिए, बीच बीच में इंग्लिश जो मैं मुंह से बोल रहा हूं आपको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बीच बीच में लिखते रहना है, ताकि भराव महसूस हो। क्या महसूस हो, भराव महसूस हो। सो देखो 8 क्वेश्चंस मैंने कर दिए सब, और मेरे हिसाब से 8 क्वेश्चंस इजी थे, राइट। 8 क्वेश्चंस क्या थे, 8 क्वेश्चंस काफी ज्यादा इजी थे। तो जिन लोगों को सम्स में रिस्क नहीं लेना है, ऐसा लगता है कि सम्स यार अपने से गलत हो जाएंगे, है ना। अभी सम्स के 2 बात होते हैं। सम्स का पहला प्रॉब्लम क्या होता है, गलत हो गया तो मार्क्स खत्म, है ना। स्टेप्स पे जितना मार्क्स है उतना मिलेगा, ठीक है। बट सम्स का बेस्ट बात क्या होता है, टाइम सेविंग होता है। थियरी ना आप लिख लिख के हाथ दर्द करता है 3 घंटे के एग्जाम में, हाथ में ऐसा पेन होना स्टार्ट हो जाता है, ओके। सो बेसिकली यहाँ पर अगर हम देखें तो 8 इजी थे, बट समय ले लेंगे। अब सम्स देखें हम कितने आसान है। तो पहला सम यहाँ पर सबसे इजी है। सेकंड वाला सम कोई भी नहीं करता है, ओके। किसी के भी टेक्स्ट बुक में भी है, किसी के भी इसमें यूजुअली सेकंड वाला सम कोई देखता भी नहीं है, क्योंकि ये वाले टॉपिक पे सम्स बुक्स में है ही नहीं, तो इसको मैं हार्ड कंसीडर करता हूं मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के हिसाब से, ओके। चलिए, ये वाले क्वेश्चन तो मैथ्स में आपको बहुत सारे होते हैं। ये वाला क्वेश्चन अगेन थोड़ा सा हैवी है। हैवी क्यों है, जिन लोगों ने MHT CET का किया होगा उनको इसका फॉर्मूला पता होगा, बाकी लोगों को तो इसका फॉर्मूला भी पता नहीं होगा। एंड अगेन यहां पर मैं देखूं ना इस क्वेश्चन में, सो ये वाला क्वेश्चन भी अगेन लॉग बुक लगेगा, ओके। सो अगर मैं आपको यहां पर बता दूं, सो सेकंड पार्ट को जीतने का, सेक्शन बी को विन करने का जो प्रोसेस है, विन करने का प्रोसेस यहाँ पे थ्योरी है। क्या है यहाँ पर, थ्योरी है। बिकॉज सम यहाँ पर एक बेसिक है, ये वाला सम बेसिक है, शक्ल से पता चल रहा है। बाकी तो हर सम में लॉग बुक लगेगा हर सम में, इसमें भी लॉग बुक लगेगा, इसमें भी लॉग बुक लगेगा, इसमें भी लॉग बुक लगेगा, और मेरे हिसाब से इसमें भी, इसमें नहीं लगेगा मेरे हिसाब से, देखते हैं क्या होगा। सो सम्स में लॉग बुक लगेगा, फिर लॉग बुक लग गया तो ये वाले लेंथी सम्स ही हो गए, ओके।
तो अगर आप एक आध थ्योरी क्वेश्चन मिस करके ये वाला सम करते हो तो आपके हाथ को थोड़ा रिलीफ मिलेगा, बिकॉज सम्स में आपको सिर्फ डेटा एंड सॉल्व करना रहता है। अगेन थ्योरी क्वेश्चन है, फ्री वाइब्रेशन और फोर्स वाइब्रेशन के बीच में 2 पॉइंट बताओ। फ्री वाइब्रेशन तब होता है जब ऑब्जेक्ट ऑसिलेट कर रहा हो अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे। कब ऑसिलेट कर रहा हो? ऑसिलेट कर रहा हो अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे। फोर्स्ड ऑसिलेशन, फोर्स्ड वाइब्रेशन कब होता है? फोर्स्ड वाइब्रेशन तब होता है जब मैंने बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स कॉन्स्टेंटली अप्लाई करके रखा है। मैंने क्या किया है? बाहर से कोई कांस्टेंट फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स कॉन्स्टेंटली अप्लाई करके रखा है। ओके, सो उस ऑसिलेशन को हम लोग कहते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन। क्या कहते हैं उस ऑसिलेशन को? हम लोग कहते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन या फोर्स्ड वाइब्रेशन, दोनों आप साइमल्टेनियसली कह सकते हो। सो ये दोनों तो हमारे हो गए डेफिनेशंस। उसके बाद बोला है कि फ्री वाइब्रेशंस और फोर्स्ड वाइब्रेशंस में हमको वो बताओ। तो अभी देखो ये वाला ना टॉपिक हमारे 2 जगहों पे है। अगर मैं ऑसिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूं तो मुझे सेकंड पॉइंट एज ऑफ नाउ क्लिक नहीं हो रही है, क्योंकि ऑसिलेशंस में हमको कैसा दिया हुआ है? हमको कुछ ऐसा पेंडुलम्स का सिस्टम बना के दिया हुआ है, राइट, है ना। फिर वो सिस्टम में हमको प्रूफ करना होता है। बट यही टॉपिक हमारा सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में भी है। यही टॉपिक कहां है? हमारा सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में भी है, जहां पर फ्री वाइब्रेशन का मतलब होता है फर्स्ट हार्मोनिक यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एन, और फोर्स्ड वाइब्रेशन का मतलब होता है ओवरटोन यानी जो हमारी एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट है। ओके, तो फिर आप क्या कर सकते हो? फिर आप एग्जांपल दे सकते हो आपके हार्मोनिक्स और ओवरटोन के, है ना। क्या बोल सकते हो? आप बोल सकते हो हार्मोनिक्स आर द नेचुरल फ्रीक्वेंसीज, है ना, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज, राइट, विच आर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ एन। ओके, जबकि फोर्स वाइब्रेशंस में आप क्या बोल सकते हो? फोर्स वाइब्रेशन में आप बोल सकते हो, इसके बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं। जरूरी नहीं है जो मेरे अभी दिमाग में आ रहा है आप वही बोलो। आपके दिमाग में हो सकता है मुझसे बेहतर आंसर आए, बिकॉज फिजिक्स है, फिजिक्स में सही गलत नहीं होता है, बीच का पार्ट भी हो सकता है, राइट, है ना। बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। सो फोर्स वाइब्रेशंस में आप क्या बोल सकते हो? इट इज पॉसिबल दैट ऑब्जेक्ट only vibrates at odd frequencies, है ना, it does not have any even frequency present। क्या देखते हैं हम लोग? हमारा जो क्लोज्ड पाइप होता है, क्लोज्ड पाइप किस पे वाइब्रेट करता है? सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेट करता है हमारे ऑड फ्रीक्वेंसीज पे, राइट, इवन फ्रीक्वेंसीज पे वाइब्रेट ही नहीं करता है। तो फोर्स्ड वाइब्रेशंस में आप ऐसा लिख सकते हो कि कुछ कुछ फ्रीक्वेंसीज ही प्रेजेंट होती हैं जिनको हम ओवरटोन कहते हैं। ओके, सो थोड़ा थोड़ा मैंने आपको इनसाइट दे दिया। अभी यहां पर देखते हैं थोड़ा सा सम्स का पार्ट, वो भी हो जाएगा बातें करते करते। बट हाँ, इसमें लॉग बुक लगेगा, बातें करते करते नहीं होगा, थोड़ा एफर्ट्स इसमें फॉर श्योर डलेंगे। ओके, येलो हो गया है क्या सिलेक्ट? ओके, सो 100 ओम का रेजिस्टर है, बहुत बढ़िया बात है। 100 ओम का रेजिस्टर है, और क्या चाहिए? चलिए, 220 वोल्ट से कनेक्ट किया गया है। अगर आपको वोल्टेज मेंशन्ड नहीं है, सो क्या सिखाया था मैंने? सो वोल्टेज अगर मेंशन्ड नहीं है तो मैंने सिखाया था आरएमएस वोल्टेज ही होगी। सो ईआरएमएस कितना दिया है? ईआरएमएस यहां से दिया गया है 200 के बराबर। फ्रीक्वेंसी है 50 के बराबर। आरएमएस वैल्यू करंट का डालना है, निकालना है। सो ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू दी आई आर। सो हम लोग इस चैप्टर में V को बोलते हैं E। सो E इज इक्वल टू दी आई आर। अगर इसका आरएमएस वैल्यू है सो इसका भी आरएमएस वैल्यू ही होगा। सो आई आर कितना हो जाएगा? हो जाएगा ई आर डिवाइडेड बाय दिस, यानी हो जाएगा 200, जो कि है मेरा 220 है ना, सॉरी 220 है यहां पर। सो 220, तो कमेंट आ जाएगी सर गलत किया है सम आपने, है ना। चलिए, सो यहाँ पर 220 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है? 100 के बराबर। यानी आरएमएस करंट कितना है? आरएमएस करंट है मेरा 2.2 एम्पियर के बराबर। आरएमएस करंट कितना है मेरा? 2.2 एम्पियर के बराबर। नेट पावर कंज्यूम, नेट पावर कंज्यूम यहाँ पे क्या होगा? अब ना यहाँ पर नेट पावर पूछा है। क्या पूछा है यहाँ पर हमसे? नेट पावर पूछा है। सो बेसिकली नेट पावर में हम क्या लगा सकते हैं? यहाँ पर एलआर वेलआर सर्किट नहीं है, सो पावर फैक्टर यानी कॉस ऑफ फाई का टर्म नहीं आएगा। सो नेट पावर में मैं सीधा लगा सकता हूं ईआरएमएस इनटू में आईआरएमएस। ईआरएमएस कितना है? सो वो है यहाँ से 220 के बराबर। आईआरएमएस कितना है? यहाँ से है 2.2 के बराबर। जीरो को वहां दे दो, बचेगा 22 इंटू 22 इंटू 22 करोगे सो आंसर मेरे हिसाब से यहां पर आ जाएगा 484 के बराबर। कितना हो जाएगा? याद है मुझे वैल्यूज, क्योंकि 22 इंटू 22 बहुत बार हमने किया है। सो 484 या 482 के आसपास हमारा यहां से फाइनल आंसर आ जाए। चलिए, सो इसके बाद देखते हैं यहाँ पर नीचे वाला क्वेश्चन, जिसके लिए हमें स्पेस लगेगी एंड ये थोड़ा सा कम लोग करते हैं, सो आप इसको ऑप्शन में छोड़ सकते हो फॉर श्योर।
चलिए सो डिस्कस करते हैं यहाँ पर अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिया है अ बार मैग्नेट ऑफ मास 120 ग्राम। सो बार मैग्नेट का मास है 120 ग्राम। सो 120 ग्राम तो ऑब्वियस सी बात है नहीं चलेगा। सो यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ मास है यहाँ पर 0.12 kg के बराबर। 10⁻³ से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं सो ग्राम से केजी में मैं पहुंच जाऊंगा इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेललोपिपेड। सो पैरेललोपिपेड बेसिकली यहां पर क्यों दिया है, बिकॉज ये एंगुलर ऑसिलेशंस है। देखो लिखा है परफॉर्म्स एंगुलर ऑसिलेशंस। एंगुलर ऑसिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन में मैग्नेटिक मोमेंट टाइम्स ऑफ हो जाता है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो उसके ऊपर सम्स नहीं करते हैं हम लोग यूजुअली, बट अच्छा है यहाँ पर हो गया ना, तो MHT CET के लिए थोड़ा सा मदद मिलेगा। चलिए डायमेंशंस गिवन है 40 मिलीमीटर। सो मिलीमीटर को अगर आपको मीटर में कन्वर्ट करना है सो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सो बेसिकली यहाँ पर हो जाएगा 40 मिलीमीटर। सो हो जाएगा यहाँ से 40 मिलीमीटर। सो 40 इंटू करना पड़ेगा 10⁻³ राइट। सो हो जाएगा यहाँ से अपना 0.04 के बराबर। कितना हो जाएगा यहाँ से 0.04 मीटर के बराबर हो जाएगा। चलो ब्रेथ कितना है, सो ब्रेथ है यहाँ से अपना 100 मिलीमीटर। सो 100 मिलीमीटर ब्रेथ है। 100 मिलीमीटर को 10⁻³ से करेंगे तो हो जाएगा यहाँ से 0.1 मीटर के बराबर। हाइट नहीं लगता है यूजुअली ऐसे सम्स में। चलिए टाइम पीरियड कितना है, पाई सेकंड्स। मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, मैग्नेटिक मोमेंट है यहाँ पर 3.4 के बराबर। सो सारा डेटा यहाँ पर मुझे दिया गया है। चलो सो कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है इन्फ्लुएंसिंग मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मुझे बी कैलकुलेट करना। सो मेरे हिसाब से यहाँ पर हमें टाइम पीरियड गिवन है, 2 पता है, पाई पता है, बी पता है। बी फाइंड करना है बेसिकली, बी पता नहीं है। बी क्या करना है, बी हमें बेसिकली फाइंड करना है। सो बी अगर मुझे फाइंड करना है, एम दिया है, यानी मेरा पूरा काम सिर्फ और सिर्फ किस पे आधारित है, पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे आधारित है। किस पे आधारित है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर मेरे पास एक रॉड है, सो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/12 के बराबर, बिकॉज एक रॉड के पास सिर्फ और सिर्फ लेंथ होती है। बट पैरेललोपिपेड क्या होता है, पैरेललोपिपेड के पास ब्रेथ भी होती है। सो यहां पर हमारा लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर लेना पड़ता है। सो फॉर्मूला हो जाती है m/12 यहां से लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। क्या लेंथ पता है, हां जी पता है। क्या ब्रेथ पता है, हां जी पता है। क्या मास पता है, हां जी पता है। क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दिया, बी भी यहां से निकल जाएगा। सो फिजिक्स का पार्ट हमने डिस्कस कर लिया, बाकी इसमें लॉग बुक लगेगा। सो लॉग बुक की कैलकुलेशंस तो ऑब्वियस ही बात है दूसरे रास्ते पे हमें लेके चली जाएगी, बट आई होप फिजिक्स का पार्ट आपको यहां पर समझा। ओके, सो बेसिक सा तो है बट थोड़ा वियर्ड है, बस और कुछ नहीं है तो अपने सिलेबस, प्योरली सिलेबस रिलेटेड ही। आते हैं उसके बाद अगले क्वेश्चंस के ऊपर। सो अगले क्वेश्चन में दिया है रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट फ्रॉम अ मेटल स्फीयर, ओके, विथ रेट ऑफ लॉस सेम, ठीक है। सो ऐसा क्वेश्चन का एक ही फॉर्मूला है सिर्फ और सिर्फ स्टेफेंस लॉ, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट का मतलब होता है dQ/dt के बराबर। मेटल स्फीयर दिया है, मतलब एरिया भी है, ब्लैक बॉडी नहीं है। सो स्टेफेंस लॉ कहता है अगर ब्लैक बॉडी नहीं है सो E से मल्टीप्लाई करो और यहां पर हो जाता है आपका टेम्परेचर्स का डिफरेंस। क्या हो जाता है, यहां पर हो जाता है टेम्परेचर का डिफरेंस। रेडिएशन के पार्ट में मैंने आपको बताया था स्टेफेंस लॉ ही एकमात्र ऐसा लॉ है जिसमें बहुत सारे वेरिएशंस हैं। क्या है, जिसमें बहुत सारे वेरिएशंस हैं, तो इस वेरिएशन का हम इस्तेमाल करेंगे। कोई पूछ सकता है आपको कैसे पता चला इस वेरिएशन का इस्तेमाल करना है, बिकॉज यहां पर टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग दिया गया है। क्या दिया गया है, यहां पर टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग दिया गया है। तो T0 हमारा सराउंडिंग को रिप्रेजेंट भी करता है। एरिया कांस्टेंट है, मटेरियल सेम है, एमिसिविटी भी सेम होगी। स्टेफेंस कांस्टेंट तो है ही कांस्टेंट, इसको मैं बोल देता हूं R। सो मेरे पास बचेगा R1, क्योंकि रेशियो लेना है ना। कम ऑन, लॉजिक समझा क्या, रेशियो लेना है, रेशियो। सो रेशियो लेना है तो ऐसे सिचुएशंस में क्या होगा, रेशियो लेना है तो ऑब्वियस सी बात है एरिया डिवाइडेड बाय एरिया कैंसिल हो जाएगा, E डिवाइडेड बाय E कैंसिल हो जाएगा, एंड उसी प्रकार से मुझे ये वाले टर्म्स यहां पर मिल जाएंगे। याद से सारे टर्म्स को केल्विन में कन्वर्ट करना ना भूलें। 27 डिग्री, 27 डिग्री का मतलब क्या होता है, 300 केल्विन। 427 डिग्री, 427 का मतलब होता है 700 केल्विन।
273 से ऐड करते हैं, सो डिग्री सेल्सियस से आप केल्विन में पहुंच सकते हो। उम्मीद करता हूं केमिस्ट्री में किया होगा। 827 मतलब हो जाएगा 1100 केल्विन। यहाँ पर T1 है 1100, माइनस आपको करना पड़ेगा माइनस कितना 300 केल्विन, है ना। सो यहाँ पर कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आपके पास बचेगा 1100 रेज टू 4 माइनस 300 रेज टू 4 अपॉन में 700 रेज टू 4 माइनस में यहां से 300 रेज टू 4 के बराबर। फॉर श्योर लॉगबुक यूज करना ही पड़ेगा, बिना लॉगबुक के कहां जाके पहुंचेंगे हम। ठीक है, सो फिजिक्स का पार्ट मैंने आपको बता दिया। लॉग कैलकुलेशंस आई होप आपको आती है। अगर नहीं आती है तो भी इस मोमेंट पे डिमोटिवेट नहीं होना है, आधी मार्क्स तो मिल जाएंगे ना, आधी मार्क्स मिल जाएंगी। तो आप ऐसा समझो आप थ्योरी क्वेश्चन लिख रहे थे, आधा थ्योरी क्वेश्चन लिख के आए हो, आधी मार्क्स मिलेंगे। अभी डिमोटिवेट मत हो जाओ, लास्ट मोमेंट या जब भी आप वीडियो देख रहे हो, ऑब्वियसली बात है लास्ट मोमेंट पे ही लोग देखते हैं, सो डिमोटिवेट मत हो जाओ, आधा तो किया ना। सो 2 मार्क का है तो 1 मार्क तो फॉर श्योर मिलेगा। An ideal monoatomic gas is adiabatically compress so that its final temperature T2 कितना है, T2 दिया गया है 2 टाइम्स ऑफ T1 के बराबर। बताना है प्रेशर्स का रेशियो यहां पर क्या होगा, कौन सा प्रेशर, फाइनल प्रेशर टू इनिशियल प्रेशर। एडियाबेटिक में यूजुअली सारे स्टूडेंट्स को सिर्फ याद होता है पीवी रेज टू गामा इज इक्वल्स टू द कांस्टेंट, है ना। सारे स्टूडेंट्स को एक ही फॉर्म याद होता है कि पीवी रेज टू गामा इज इक्वल्स टू द कांस्टेंट। बट अगर आप मेरा एमएचटी सीईटी का कोई भी लेक्चर देखो थर्मोडायनामिक्स का, किसका, एमएचटी सीईटी का, सो बेसिकली मैं 3 फॉर्मूलाज कराता हूं। मैं क्या कराता हूं, 3 फॉर्मूलाज कराता हूं। तो यहां पर हमारा प्रेशर और टेम्परेचर की बात हो रही है, सो हमारा फॉर्मूला लगेगा P1 माइनस गामा T रेज टू गामा इज इक्वल्स टू दी कांस्टेंट। क्या लगेगा, P1 माइनस गामा T रेज टू गामा इज इक्वल्स टू दी कांस्टेंट। फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, फर्स्ट केस में कुछ ऐसा हो जाएगा। सेकंड केस में क्या हो जाएगा, सेकंड केस में प्रेशर हो जाएगा P2, यहां होगा 1 माइनस गामा, यहां पर हो जाएगा मेरा T2 रेज टू गामा। प्रेशर्स का रिलेशन फाइंड करना है। प्रेशर्स को क्या करूंगा, प्रेशर्स को मैं एक ही जगह रखूंगा, कुछ ऐसे करके यहां पर रख दूंगा। सो यहां से क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा T1 डिवाइडेड बाई T2 रेज टू हो जाएगा यहां पर गामा। T2 कितना है, T2 है 2 टाइम्स ऑफ T1, यहां पर मुझे मिलेगा हाफ रेज टू गामा के बराबर। क्या मिलेगा, हाफ रेज टू गामा के बराबर, हाफ रेज टू गामा के बराबर मिलेगा। सो यहां से क्या हो जाएगा, बस खत्म, है ना। गामा का वैल्यू डालो, बोलो गामा कितना होता है, कम ऑन। सो मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए गामा कितना होता है, एक सेकंड कॉल बज रहा है। सो मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए गामा कितना होता है, सो मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए गामा का वैल्यू होता है 5/3 के बराबर। क्या करेंगे, 5/3 को यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। 5/3 ही होता है जितना मुझे याद है। अगर समझो मैं भूल गया हूँ, एग्जाम्पल तौर पर लाइव हूँ, आपके सामने बता सकता हूँ, एग्जाम्पल तौर पर मैं भूल गया हूँ। सो अगर मैं भूल गया हूं तो मैं क्या कर सकता हूं, मुझे याद है कि अपना सीवी कैसे निकलता है। सो सीवी हमारा निकलता है, सीपी कैसे निकलता है, सो वो होता है अपना एनर्जी सीवी 3/2 टाइम्स ऑफ आरटी के बराबर, है ना। सीपी माइनस सीवी क्या होता है हमारा आर के बराबर। सीपी इज इक्वल टू क्या होता है, आर प्लस सीवी के बराबर, यानी हो जाएगा आर प्लस यहाँ से 3/2 टाइम्स ऑफ आर के बराबर। सो ये कितना हो जाएगा यहाँ से 5/2 टाइम्स ऑफ आर के बराबर। सो सीपी है 5/2 टाइम्स ऑफ आर, CV है 3/2 टाइम्स ऑफ आर, गामा क्या होता है CP बाय CV के बराबर। सो 5/2 डिवाइडेड बाय 3/2 कितना देगा 5/3, जो कि मेरा गामा मैंने सही ही बोला था। भूल गया, अगर मैं भूल गया, मैं स्टूडेंट हूं, भूल गया तो मैं ऐसे ऑन द स्पॉट डिराइव कर लूंगा जैसे मैंने आपको बताया। सो अभी यहां पर बस गामा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, है ना। गामा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, लॉग बुक से वैल्यू सीधा यहां पर आपका आ जाएगा। क्या हो जाएगा, सीधा लॉग बुक से आपका आंसर यहां पर आ जाएगा। ठीक है, सो थोड़ा सा है, कैलकुलेशन का पार्ट है, ऑब्वियस सी बात है कैलकुलेशन का पार्ट है। चलिए, बट ऑलरेडी मैं बता चुका हूं ना, थियरी इज द विनर फॉर सेक्शन बी। चलिए, डिसइंटीग्रेशन रेशियो ऑफ रेट ऑफ radioactive sample is 10⁻10 per hour at 20 hours from the start. It reduces to this. Calculate the decay constant. क्या निकालना है यहाँ पर, हमें निकालना है decay constant, यानी यहाँ पर लैम्डा निकालना है। यूजुअली अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई के टर्म्स में डेटा गिवन होती है, सो क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई के टर्म्स में हम लोग लिखते हैं n इज इक्वल्स टू दी n0 e रेज टू माइनस लैम्डा टी, राइट। हम लोग ऐसा लिखते हैं यूजुअली, बट बोर्ड एग्जाम्स में थोड़ा एक्सप्रेशन मैटर करता है, तो मैं इसको एक्टिविटी के टर्म्स में लिखूंगा, बिकॉज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई यहां पर ऐसा नहीं दिया है ना कुछ भी, है ना। रेडियो एक्टिव सैंपल लिख सकते हो, ऐसा फॉर्म भी लिख सकते हो, ऐसा फॉर्म भी लिख सकते हो, a इज इक्वल टू A0 e रेज टू माइनस लैम्डा टी, दोनों में से जो भी चाहो लिख सकते हो।
सो इवेंचुअली इसका सॉल्यूशन कैसा निकलेगा, इसका सॉल्यूशन वापस से हमें नेक्स्ट स्लाइड पे ही करना पड़ेगा। सो हो जाएगा यहाँ पर a1 इज इक्वल टू हो जाएगा a0 e रेस टू माइनस लैम्डा t1, है ना, क्योंकि आपका मटेरियल सेम ही है, सिर्फ समय अलग अलग दिया गया है। ये हो जाएगा a0 e रेस टू हो जाएगा माइनस लैम्डा t2। चलो a0 a0 कैंसिल, a1 कितना है, a1 है यहाँ से 10 रेस टू 10 के बराबर। a2 कितना है, a2 है यहाँ से हमारा 5 इंटू 10 रेस टू माइनस 9 के बराबर। ई रेस टू यहाँ पर है माइनस लैम्डा t1, ये ऊपर आ जाएगा, हो जाएगा प्लस लैम्डा यहाँ से t2। यहाँ से क्या कर देते हैं हम लोग लैम्डा को कॉमन निकालते हैं। सो लैम्डा कॉमन निकालूंगा, अंदर बचेगा यहाँ से t2 माइनस t1 के बराबर। बाद में समय है 30 घंटे, पहले समय है 20 घंटे। 30 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 30 माइनस 20 यहाँ से हो जाएगा 10 के बराबर। सो ई रेस टू लैम्डा t इज इक्वल टू यहाँ से कितना मिलेगा मुझे, सो 1/5, 1/5 होता है 0.2 के बराबर। माइनस 9 ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा यहाँ से प्लस 9 के बराबर। सो 0.2 इंटू हो जाएगा यहाँ से माइनस 9 दिया है ना, नहीं सिर्फ 9 दिया है, 10⁻9 दिया है। सो यहाँ पर प्लस 9 है। सो प्लस 9 ऊपर जाके हो जाएगा यहाँ से सिर्फ 10 माइनस 9 1, और 0.2 यहाँ पर हो जाएगा सिर्फ 2 के बराबर। सो 2 इज इक्वल टू दी ई रेस टू 10 लैम्डा। इसका एंटी लॉग लोगे, मेरे हिसाब से आंसर आ जाएगा, बिकॉज ई को गायब करने के लिए हम लोग एंटी लॉग लेते हैं और ऑटोमेटिकली यहां से लैम्डा हमें मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से यहां पर हमारा सेक्शन बी भी समाप्त होता है। यहां पर सम्स थोड़े से हाथ में से जाते हुए नजर आए, जिसमें इतने सारे लॉग बुक दिखे, बट बाकी सब सॉर्टेड है। पेपर खराब नहीं है, पेपर अभी तक तो अच्छा है। ओके, सेक्शन बी तक तो सब कुछ मेरे हिसाब से यहां पर सॉर्टेड है। चलिए डिस्कस करते हैं अब यहां पर हमारा सेक्शन नंबर सी। पहले इसका थ्योरी पार्ट देख लेते हैं, क्योंकि इसका तो अलग ही है, इसका सुपरफिशियली मैं बताते जाता हूं, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। चलिए, सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यूजिंग ह्यूजेंस प्रिंसिपल। तो पूरा का पूरा वो जो लंबा डेरिवेशन है, ऐसा करके सरफेस, ऐसा वेव फ्रंट आएगा, कंसीडर अ वेव फ्रंट ए बी, है ना। पूरा वाला जो आपका डेरिवेशन है, पूरा डेरिवेशन आपको करना है यूजिंग साइन आई साइन आर, वो सब मिला के आपको यहाँ पर करना। स्टेट पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। फर्स्ट पोस्टुलेट बताता है कि सर्कल में रिवॉल्व करते हैं तो सेंट्रिपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इक्वेशन बना के छोड़नी है। फिर सेकंड पोस्टुलेट बोलता है कि एंगुलर मोमेंटम होता है NH/2π, उसकी भी इक्वेशन बना के छोड़नी है। थर्ड पोस्टुलेट आपका कहता है, क्या कहता है थर्ड पोस्टुलेट? सो थर्ड पोस्टुलेट यहां पर आपका कहता है कि एनर्जी डिफरेंस इज इक्वल टू दी h टाइम्स ऑफ म्यू के बराबर। सो तीन पोस्टुलेट्स आपको आइडियली स्पीकिंग बताने हैं, और उसी के साथ साथ रेडियस और वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आइडियली स्पीकिंग आपको डिराइव करना है। ओके, रेडियस और वेलोसिटी यहां पर आपको डिराइव करना है, नहीं तो अदरवाइज ये आधे पेज में हो जाएंगे ना तीनों पोस्टुलेट लिख के। तो तीन पोस्टुलेट लिखोगे 3 लाइन में खत्म हो जाएगा। सो रेडियस और वेलोसिटी का डेरिवेशन आपको करना है आइडियली स्पीकिंग यहाँ पर, ठीक है। चलिए, मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटाइजेशन होता है नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, उसका यूनिट डायमेंशंस जो भी हैं फॉर्मूला से समझेगा। ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी होती है लायकी, राइट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अ मैग्नेट टू रिटेन इट्स मैग्नेटिज्म, मतलब कि वो मैग्नेटिज्म झेल पाएगा या नहीं झेल पाएगा, राइट। सो ससेप्टिबिलिटी में एग्जांपल्स दो कि पैरामैग्नेटिक की पॉजिटिव है, डायामैग्नेटिक की नेगेटिव है, फेरोमैग्नेटिक की बहुत ज्यादा है, राइट। फिर एक फॉर्मूला बनता है ससेप्टिबिलिटी का, राइट, 1 + chi इज इक्वल टू द रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो जो आप लिख सकते हो लिखो, इसमें ज्यादा कुछ इतना नहीं है, क्योंकि 2 टॉपिक्स है ना 3 मार्क्स के लिए। सो 1.5 मार्क का एक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पूरा सेटअप समझाना है। इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है, आपका क्वार्ट्ज का विंडो है, एनोड है, कैथोड है, वोल्ट मीटर पैरेलल में लगता है, एम मीटर आपका सीरीज में लगता है, नेगेटिव पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, सब आपको बेसिक्स यहाँ पर समझाने हैं। एक्सपेरिमेंटल, ओके, अल्कली मेटल यूज करते हैं, अल्कली मेटल यूज कर रहे हो तो यूवी लाइट रेडिएशन गिरनी चाहिए, ओके। पोटेंशियोमीटर टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस, पूरा का पूरा पोटेंशियोमीटर का डायग्राम, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल के पोटेंशियल ग्रेडियंट पर यूनिट, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज कांस्टेंट, यानी पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू द कांस्टेंट। उसके बाद सीधा इंटरनल रेजिस्टेंस का डेरिवेशन, जिसमें 2 कीज यूज करते हैं, ओके। सो R इज इक्वल टू द कैपिटल R, वो वाला मैंने बहुत अच्छे तरीके से कराया है, 1 शॉट में आप लोग देख सकते हो। चलिए, उसके बाद NPN ट्रांजिस्टर का पूरा वर्किंग,
यानी फॉरवर्ड बायस होता है पहला जंक्शन। अभी ये उन लोगों को ये समझेगा जिनको आता है, क्योंकि ये सब कराने में सब वो हो जाएगा। चलिए, सो एनपीएन ट्रांजिस्टर इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, यानी वही जो एक्टिव एक पहला जंक्शन J1 फॉरवर्ड बायस, J2 जंक्शन रिवर्स बायस, कैसे इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पर फ्लो हो रहा है। सो इनपुट सर्किट में क्या आपको डेटा मिलेगी, ग्राफ मिलेगा। सो इनपुट सर्किट का ग्राफ आपको वही मिलता है बेसिक सा पीएन जंक्शन का, एंड फिर आउटपुट में आपको क्या ग्राफ मिला। ग्राफ बनाना जरूरी है, बिना ग्राफ के कुछ भी मार्क्स आपको ट्रांजिस्टर में नहीं मिलेंगे। एनपीएन का डायग्राम कौन सा बनाना है, एनपीएन का डायग्राम आपको बड़ा वाला बनाना है। कौन सा डायग्राम बनाना है, यहां से बड़ा वाला डायग्राम आपको बनाना है। 3 पार्ट में एमिटर बेस कलेक्टर को आपको वो करना है, डिवाइड करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम का डेरिवेशन, तो ये एक्सेलरेशन और वेलोसिटी डिफरेंशियल इक्वेशन से स्टार्ट करो। एक्सेलरेशन तो 1 सेकंड में डिराइव होता है, फिर वेलोसिटी के लिए आपको इंटीग्रेशन वहां पर करना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया है, यानी 1.5 मार्क के लिए दोनों चीजें आपसे यहां पर पूछी गई है। सो अगेन ये 8 मार्क्स का यहाँ पर है, राइट। सो 8 इसमें से करने हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 इसमें से हमारे थ्योरी यहाँ पर हैं, बट पूरा टाइम खा जाएंगे। अगर यहां पर आप सोच रहे हो कि हम सातों के सातों थ्योरी करेंगे, मैं लिख के देता हूं पेपर छूट जाएगा। ओके, मैं लिख के देता हूं पेपर आपका छूट जाएगा। यहां पर आप सारे थ्योरी क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो, यहां पर आपको कुछ सम्स करने ही पड़ेंगे। कुछ भी, कोई भी कर लो, ये वाला, ये दोनों कर लो, ये दोनों, ये तीनों कर लो, ये तीनों अच्छे हैं मेरे हिसाब से तो। ओके, ऊपर वाला कोई भी समय बचाना है। इधर आप सातों क्वेश्चन थियरी नहीं कर सकते हो, ये चीज का ध्यान रखना। काफी लोग कॉन्फिडेंस में शुरू करते हैं, ओके, बट खत्म नहीं कर पाते हैं, फिर इधर ही पेपर खत्म हो जाता है, उनका पेपर ही खत्म हो जाता है, पीछे पहुंचते ही नहीं। सीधा मेरे को यूट्यूब पे कमेंट आता है, सर सेक्शन डी छूट गया। ओके, तो फिर वो बहुत गंदा लगता है सुनने में भी। यहां पर आपको सम्स करने पड़ेंगे ही, देयर इज नो अदर सब्स्टिट्यूट फॉर इट। ओके, चलो सेक्शन डी का भी देख लेते हैं। सो प्रेशर का डेरिवेशन है पूरा 4 मार्क के लिए, लंबा चौड़ा मोमेंटम से स्टार्ट करो, वेलोसिटी का स्क्वायर लो, फिर मीन वेलोसिटी लो, फिर फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया के बराबर, एंड ऐसे करते करते पूरा डेरिवेशन है। अगेन derive an expression for the energy stored in magnetic field in terms of induced current, यानी ये लोग कह रहे हैं एनर्जी इज इक्वल टू दी हाफ LI स्क्वायर के बराबर। कौन सा फॉर्मूला कह रहे हैं, एनर्जी इज इक्वल टू दी, शायद पेन ही यूज करना पड़ेगा, हाफ LI स्क्वायर के बराबर, है ना। तो वो फॉर्मूला किसी को याद ही नहीं आता है कि ये डिराइव करना है। देखो एनर्जी इज इक्वल टू दी वर्क डन के लिए हम कर चुके हैं। सो आपका EMI का डेरिवेशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ये पूरा डेरिवेशन। ये वाला सम बहुत ज्यादा इजी है, MHT CET का क्लासिक क्वेश्चन है, इसमें इतना लॉगबुक भी नहीं लगेगा। उसके बाद आइसोथर्मल प्रोसेस का पूरा थर्मोडायनामिक्स का डेरिवेशन है यहाँ पर। सो एक डेरिवेशन KTG का है, एक डेरिवेशन यहाँ पर थर्मोडायनामिक्स का है, एंड उसके बाद यहाँ पर सरफेस टेंशन का, यानी पहले वाला जो फिजिक्स 1 से ही आपका यहाँ पर इस बार क्वेश्चन नंबर आपका सेक्शन डी पूरा का पूरा पूछा गया है। पूरा देखो आपका एक क्वेश्चन सिर्फ छोड़ के 3 करने हैं ना वैसे भी, राइट, है ना। तो ये भी आपका रोटेशनल मोशन का ही है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन का डेरिवेशन, है ना। सो मेरे हिसाब से अगर मैं स्टूडेंट होता, पता है मैं क्या करता, मैं स्टूडेंट होता ना, सो मैं ये कर लेता, बिकॉज डेरिवेशन में मैथ्स ज्यादा है इसमें, है ना। सो मेरा समय बचता, मैं ये कर लेता, बिकॉज इसमें भी मैथ्स ज्यादा है, इंग्लिश कम लिखना पड़ेगा। सो ये दोनों में कर लेता, उसके बाद फिर मैं इन दोनों में से कोई चूज करता। ओके, देखता मैं सम मेरा किसका जम रहा है, जिसका सम बनता मैं उसका चूज कर लेता, बिकॉज समय बचाना है। समय कैसे बचेगा, समय बचेगा सिलेक्शन से, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन से ही आपका समय बच सकता है। ओके, चलिए, सो अभी यहां पर देख लेते हैं थोड़ा सा इन सम्स को, जो कि हमारे हैं सेक्शन सी के सम्स। चलिए, सो देखते हैं यहां पर चारों सम्स। समय को थोड़ा सा बचाने के लिए, बिकॉज वीडियो काफी ज्यादा लंबा ना हो जाए, इस वजह से यहां पर मैंने चारों सम्स का रफ नोटेशन लिख लिया है, ताकि आपको डायरेक्टली देख के समझे। चलिए, सो अगर ये 5 सम्स में से मुझे सिलेक्शन करना हो, तो पहले तो मैं ये वाला सम सिलेक्ट करूंगा, बिकॉज बेसिक सा सम है, जो पीछे किया है वैसा ही सम है, ठीक है। दूसरा सम जो मैं सिलेक्ट करूंगा, मैं ये वाला सिलेक्ट करूंगा, फॉर्मूला डालो, आलू डालो, सोना निकलेगा, मैं इस सम को सिलेक्ट करूंगा। सो ये दोनों सम्स को मैं फॉर श्योर सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद ना तीसरा सम भी बहुत इजी है, तो मैं ये 3 सम्स को सिलेक्ट करूंगा।
अगर मेरा काइनेमेटिक्स अच्छा है तो मैं ये फोर्थ सम को भी सिलेक्ट कर सकता हूं। तो ये 4 एक ऑप्टिमम चॉइस होनी चाहिए आप लोगों की। ये वाले सम को तो मैं कतई सिलेक्ट नहीं करूं, बिकॉज लगता है बोर्ड एग्जाम का पेपर ना कॉपी करके बनाया गया था। मैं आपको बता दूं, ये जो सम है ये पुराने सिलेबस का सम है, जो सिलेबस 2019 के पहले था ये उसका सम है। 2019 के पहले यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी था, पर बाय प्रिज्म एक्सपेरिमेंट भी था। तो ये क्वेश्चन बाय प्रिज्म एक्सपेरिमेंट का है, और लिटरली बाय प्रिज्म एक्सपेरिमेंट की सारी डेरिवेशंस थी, वर्चुअल सोर्स, ये वो सारी फॉर्मूलाज हमारे पास ऐसे होती थी। सब कुछ हमारा बाय प्रिज्म एक्सपेरिमेंट का यहां पर होता था। ये डेरिवेशंस हम लोग करते थे, लिटरली ये वाली डेरिवेशन हम करते थे। अभी वो सब सिलेबस में डेरिवेशन नहीं है, डेरिवेशन प्रॉपर, हाँ प्रॉपर बोल रहा हूं, एक दो जगह नाम लिखा होना उसको प्रॉपर नहीं बोलते हैं। तो ये वाला सम तो मेरे हिसाब से तो आउट ऑफ सिलेबस है। ओके, सीधा मैं तो बोलूंगा इसको तो करना ही नहीं, आउट ऑफ सिलेबस है। आइए बाकी सम्स यहां पर एक बार देख लेते हैं। नीचे से स्टार्ट करता हूं, क्या है इसमें। इलेक्ट्रिक डायपोल है, चार्ज दिया है, मैग्नीट्यूड दिया है, चार्ज का कितना है, डिस्टेंस दिया है। बोलो डायपोल मोमेंट फाइंड कर सकते हो क्या? P इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू में यहाँ पर लेंथ के बराबर। सो सारी डेटा मुझे दी गई है, सेपरेटेड बाय 2 सेंटीमीटर, राइट। सीधा 12 का वैल्यू 2 सेंटीमीटर के बराबर दे दी। एक्सटर्नल फील्ड में रखा है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E मुझे दी गई है। कैलकुलेट करना है मैक्सिमम टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला होता है पीई साइन थीटा के बराबर। क्या होता है? टॉर्क का फॉर्मूला होता है पीई साइन थीटा के बराबर। मैक्सिमम फाइंड करना है तो साइन थीटा 1 हो जाएगा। पी यहां से निकालो, ई दिया है, खत्म। चलो सम खत्म। फिर क्या बोला है? फिर बोला है वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फील्ड टू टर्न द डायपोल थ्रू 180 डिग्री। यानी आपका शिफ्ट कितना कर रहे हैं, कॉस यहां पर कितना है, जो पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन मतलब क्या होता है? वर्क डन होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो वही पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जहां पर आता है थीटा इनिशियल माइनस फाइनल। सो फाइनल तो यहां पर दे दिया है 180 के बराबर, राइट। बट इनिशियल क्या है? सो मैक्सिमम कब था? बोलो, टॉर्क की फॉर्मूला होती है पीई साइन थीटा के बराबर। सो पीई साइन थीटा के बराबर अगर यहां पर फॉर्मूला हो रही है हमारी, सो मैक्सिमम बेसिकली कब होगा? जब साइन 0 हो, राइट। साइन 0 हो तभी मैक्सिमम हो सकता है। सॉरी, माय बैड, मिस्टेक हो रहा है यहां पर। मैक्सिमम कब हो? जब साइन हमारा 1 हो, राइट। मैक्सिमम कब हो? जब साइन हमारा यहाँ पर 1 हो। साइन 1 कब होगा? साइन 1 तब होगा जब थीटा हमारा कितना हो, थीटा यहाँ पर हो 90 के बराबर। थीटा कितना हो यहाँ पर? हो 90 के बराबर। सो यहाँ पर थीटा 1 के जगह आप वही वैल्यूज पुट कर सकते हो। थीटा 2 यहाँ पर आपको 180 के बराबर गिवन है। कॉस 180 होता है -1, माइनस माइनस कितना हो जाएगा? हो जाएगा यहाँ पर हमारा +1 के बराबर। कितना हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा +1 के बराबर। एसी सर्किट सीधा कंपेयर करूंगा इक्वेशन E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी से। यहां से मुझे मिल जाएगा ओमेगा, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। सो ओमेगा कितना है? ओमेगा यहां से है 314.2 के बराबर। ओमेगा खुद कितना होता है? होता है 2 पाई n के बराबर। बोलो डिवाइड करूंगा, क्या मिलेगा? डिवाइड करूंगा, यहां से मुझे n मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? यहां से मुझे n। तो देखो दोनों का फर्स्ट इजी है, ये भी 1.5 मार्क मिल जाएगा, ये भी 1.5 मार्क मिल जाएगा, राइट। फर्स्ट बहुत ज्यादा इजी है। उसके बाद क्या करना है? आरएमएस करंट यहां से निकालना है। पीक वोल्टेज दिया है, E0 कितना दिया है? E0 दिया है 140 के बराबर। बोलो ई आरएमएस निकाल सकते हैं क्या? कम ऑन। सो यहां से ई आरएमएस होता है पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2 के बराबर। और ये निकाल दिया तो जैसे पहले वाला सम किया था, E इज इक्वल टू IR, है ना। तो यहाँ पर आरएमएस आएगा, तो यहाँ पर भी आरएमएस आ जाएगा। रेजिस्टेंस पता है, आरएमएस वैल्यू निकाला, सब चीजें यहाँ पर मिल जाएंगी। सो देखो बेसिक सा ही यहाँ पर फंडा है, राइट। अगर शांति से देखोगे ना, बहुत ज्यादा आसान है। और ये अभी अभी किया हमने, लेक्चर के शुरुआत में ही इसको हम कर भी चुके हैं यहाँ पर। चलिए, उसके बाद पहला वाला सम आपका है ट्यूनिंग फॉक्स के डिफरेंस फाइंड करने हैं वेवलेंथ के। सो वेलोसिटी ऑफ साउंड कांस्टेंट है। वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या है? वेलोसिटी ऑफ साउंड यहाँ पर कांस्टेंट है। सो v हमारा यहाँ पर कांस्टेंट है। n1 n2 दिया है। अब देखो v अगर कांस्टेंट है, v इज इक्वल टू होता है n लैम्डा के बराबर। ये अगर टर्म कांस्टेंट है, सो जिसका फ्रीक्वेंसी बड़ा होगा उसका वेवलेंथ क्या होगा? कम ऑन, v इज इक्वल टू n लैम्डा, n बड़ा, सो लैम्डा क्या होगा? लैम्डा यहां पर कम होगा, यानी n कम होगा तब लैम्डा यहां पर बड़ा होगा। सो n1 है 320 हर्ट्ज, n2 है मेरा 340 हर्ट्ज। सो यहां पर क्या लॉजिक लगेगा? लॉजिक यहां पर लगेगा
v इज इक्वल टू n लैम्डा, जिसका वेवलेंथ कम उसका वेवलेंथ बड़ा, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लैम्डा 1 विल बी ग्रेटर देन लैम्डा 2, तभी डिफरेंस में हम लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 करेंगे। नहीं तो काफी लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि डिफरेंस बोला है, राइट, क्या करूं मैं, माइनस में आंसर आ गया ना, खत्म हो जाएगा, बिकॉज एमसीक्यू नहीं है। तो फ्रीक्वेंसी के रिलेशन से पता करेंगे कि किसका वेवलेंथ यहाँ पर बड़ा होगा। सो वेवलेंथ यहाँ पर लैम्डा 1 का बड़ा होगा, सो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा v बाय n, v यहां से कॉमन निकालो, बचेगा अंदर 1/n1 माइनस 1/n2, लॉग बुक से आगे का आप सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, चलिए, बाकी बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट आउट ऑफ सिलेबस है मेरे हिसाब से, मतलब ये इतना डिटेल में नहीं है, सो मैंने सॉल्यूशन लिख के रखा है, जिनको समझता है अच्छी बात है, नहीं समझता है तो अभी ये समय तो प्रॉपर नहीं है ये सिखाने के लिए। ओके, चलिए फाइनली आते हैं, डिस्कस करते हैं यहाँ पर लास्ट के क्वेश्चंस। तो लास्ट के क्वेश्चंस तो अच्छा इधर एक रह गया ना, इधर का एक रह गया। सो कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स कैरिंग इक्वल करंट सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। डायरेक्टली फॉर्मूला बता देता हूं, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू होता है म्यू 0 अपॉन में 4 पाई 2 टाइम्स ऑफ I1 I2 अपॉन में हो जाता है डिस्टेंस बिटवीन द टू वायर्स। देखते हैं क्या डेटा दिया है, देखते हैं क्या डेटा पूछा है। सो 1 मिनट में वो भी समझ में हमें आ जाएगा। चलिए, सो कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स कैरिंग इक्वल करंट। इक्वल करंट मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, I1 I2 सेम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा यहां से I का स्क्वायर, क्या हो जाएगा यहां से I का स्क्वायर, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1.35 सेंटीमीटर। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है इनके बीच में यहाँ पर 1.35 सेंटीमीटर के बराबर, कितना है यहाँ पर 1.35 सेंटीमीटर के बराबर। सो डी कितना है 1.35 सेंटीमीटर। म्यू 0 होता है अपना 4 पाई इंटू 10⁻⁻² के बराबर। सो म्यू 0 का वैल्यू पता है, 4 पाई का वैल्यू पता है। सो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर अपनी सारी चीजें ऑलमोस्ट सॉर्टेड हैं। फोर्स पर यूनिट लेंथ भी मुझे यहाँ पर सम में दिया गया है, राइट। फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना दिया है, सो दिया है यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू इसका भी यहाँ पर दिया गया है, राइट। सब चीजें दी गई हैं, सो आई का स्क्वायर हमारा आसानी से आसान। टेक्स्ट बुक में ये वाला फॉर्म नहीं लिखा है, टेक्स्ट बुक में सीधा 2 1s are 2 2 2s are 2 यहाँ पर डिवाइड करके लिखा है। बट क्या होता है ना, अगर हम म्यू 0/4 पाई को एक साथ हमेशा रखें, ओके, तो कहीं ना कहीं वो फॉर्मूलाज याद करने में आसान हो जाती है। इस वजह से हर फॉर्मूला में म्यू 0/4 पाई के टर्म्स में लिखता हूं, बाद में फिर भले हम उसको 2 से खुद ब खुद हम डिवाइड उसको करते हैं। देख लेते हैं लास्ट पार्ट के सम्स यहाँ पर। कैलकुलेट द वर्क डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल to a radius of 1 centimeter. The surface tension is this. Surface tension is equals to sorry, हाँ, ठीक है, surface tension is equals to होता है अपना वर्क डन पर यूनिट एरिया के बराबर, है ना। सिंपल लॉजिक, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन पर यूनिट एरिया के बराबर, तभी उसका यूनिट होता है ना जूल पर मीटर स्क्वायर के बराबर। सो सरफेस टेंशन यहाँ पर दिया है सीधा मुझे। एरिया क्या होती है स्फीयर की, सो एरिया स्फीयर की एरिया होती है, बबल है ना, सो बबल इज अ स्फेरिकल शेप, होती है 4 पाई r स्क्वायर के बराबर। r मुझे दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे dw मुझे यहां से मिल जाएगा। उसके बाद थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन, इसके पहले ये वाला एक क्वेश्चन देख लेते हैं बिकॉज वो MHT CET का है। थर्मोडायनामिक्स का आप लोग खुद से भी कर सकते हो बिकॉज पूरा वो केमिस्ट्री का आधारित है वैसे भी। चलिए, a wire 5 meter long is supported horizontally at a height of 15 meter along east west direction. So east west direction है यहाँ पर, ठीक है। हाइट कितनी है, हाइट है यहाँ पर हमारी 5 मीटर के बराबर। हाइट कितनी है, हाइट है यहाँ पर हमारी 5 मीटर के बराबर। सो 5 मीटर के बराबर यहाँ पर हाइट है। हाइट कितनी है, 15 मीटर के बराबर हमारी हाइट है। लेंथ कितनी है वायर की लेंथ है यहाँ पर हमारी 5 मीटर के बराबर। और हाइट कितनी है, हाइट है इसकी यहाँ पर हमारी 15 मीटर के बराबर, सपोर्टेड ईस्ट वेस्ट। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, जब जब फिजिक्स में ईस्ट वेस्ट आए और क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का रहे, उसमें एक ही फॉर्मूला लगती है, फिक्स है, फिक्स से जबान पे याद हो जाती है। व्हेन इट इज अबाउट टू हिट द ग्राउंड कैलकुलेट द एवरेज ईएमएफ इन इट। जी भी मुझे यहां पर दिया। चलो, सो फॉर्मूला यहां पर लगती है E इज इक्वल टू हमारी, बोलो E इज इक्वल टू फॉर्मूला वही बेसिक सी LVB के बराबर। क्या लगती है फॉर्मूला लगती है E इज इक्वल टू हमारी LVB के बराबर। ओके,
यूजुअली हम लोग कहते हैं E इज इक्वल टू LVB sin थीटा, बट यहाँ पर सिचुएशन कैसा होता है, सिचुएशन होता है कि अभी ये सम में थोड़ा सा डेटा मिसिंग है, थोड़ा सा ये सम, मतलब ये इतना फेमस क्वेश्चन है ना कि बोर्ड एग्जाम वालों ने भी सोचा होगा कि स्टूडेंट्स ने किया ही होगा। ओके, तभी डेटा आधा दिया है, इन सम्स में दिया रहता है कि मैग्नेटिक फील्ड हमारी ऐसे है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल है, आपकी लेंथ ऐसे है, तो साइन थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है 90 के बराबर। लेंथ ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा। मैं बोल रहा हूं बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा, इस वजह से उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देना ही भूल गए हैं, तो साइन थीटा यहां पर आता ही नहीं है। चलिए, वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी सीधा होती है यहां से रूट ऑफ 2gh के बराबर। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी यहां से सीधा हो जाती है हमारी रूट ऑफ 2gh के बराबर। अच्छा, बट एक सेकंड, इसमें मैग्नेटिक फील्ड उन्होंने नहीं दिया है, तो बी भी कैसे होगा? ओके, मैं आपको बता देता हूं वेलोसिटी कैसे। सो देखो, v स्क्वायर इज इक्वल होता है u स्क्वायर प्लस 2as के बराबर। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है कोई भी चीज जब थ्रो की जाती है, रूल है, रोटेशनल डायनामिक्स में सिखाया है। वर्टिकल एक्सिस में एक्सेलरेशन क्या होता है, वर्टिकल एक्सिस में एक्सेलरेशन होता है ग्रेविटी, और s क्या होती है, s होती है हमारी यहाँ पर हाइट के बराबर। सो v स्क्वायर इज इक्वल मिलता है 2gh के बराबर। सो v इज इक्वल होता है यहाँ से रूट ऑफ 2gh के बराबर। क्या होता है यहाँ से, होता है रूट ऑफ 2gh के बराबर। तो ये याद रख लो, ये याद ही रखो, समझा? कोई भी ऑब्जेक्ट थ्रो हो रहा है, उसकी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होती है, पूरे काइनेमेटिक्स में होती है रूट 2gh के बराबर। मैग्नेटिज्म का मैं देखता हूं इसमें क्या प्रॉब्लम है, मेरे हिसाब से तो कुछ इशू है, अदरवाइज सॉर्टेड है। अदरवाइज क्या है, अदरवाइज सारी चीजें यहां पर सॉर्टेड है। लेंथ गिवन है, हाँ जी गिवन है 5 मीटर। ग्रेविटी गिवन है, हाँ जी गिवन है 10 मीटर। हाइट गिवन है, हाँ जी गिवन है 15 मीटर। मैग्नेटिक फील्ड यहां पर डेटा में मिस हो गया है, इन्होंने डायरेक्शन भी नहीं दिया है, मैग्नीट्यूड भी नहीं दिया है। तो अगर ये वाला सम आप लोग अटेम्प्ट करोगे तो आपको इस सम में फ्री की मार्क्स मिल जाएंगी। क्या मिल जाएंगी आपको इस सम में, यहाँ पर फ्री की मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि बिकॉज डेटा मिसिंग है, उनका प्रॉब्लम यहाँ पर ये है। इसी प्रकार से समाप्त करते हैं हम आज के लेक्चर को यहीं पे। हमने थोड़ा सा डिटेल में एक एनालिसिस तौर पे देखा कि पेपर कैसा है, पेपर में क्या है। सो मैं बोलूंगा सेफ स्कोर इस पेपर का मेरे हिसाब से 50 मार्क्स तो कहीं नहीं गया है। ओके, 50 मार्क्स तो कहीं नहीं गया है इसका सेफ स्कोर। सो 50 मार्क्स यहाँ पे, 30 मार्क्स प्रैक्टिकल में, या प्रैक्टिकल में 25 भी पकड़ो तो 75 मार्क्स से लेकर के 80 मार्क्स यहाँ पर सेफ स्कोर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ सारे स्टूडेंट्स का, जिन्होंने फिजिक्स मेरे से थ्रू आउट द ईयर बोलूं या मिलते तो लोग देर देर से ही हैं ऑब्वियसली, बट ठीक है, दैट वाज द सेफ स्कोर। दैट्स इट, विश यू द बेस्ट।